नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना एनएस सर, हेड ऑफ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट मोशन आईटी जेईई एंड एकेडमिक हेड। आज लेकर के आया हूं आपके लिए जेईई मेंस 2023 अप्रैल अटेम्प्ट का 6 अप्रैल की मॉर्निंग शिफ्ट का मैथ्स का पेपर। जैसा कि बच्चों ने बताया था कि सर मैथ्स का पेपर थोड़ा सा बेटर आया है, बट मुझे लग रहा है पर्सनली कि फर्स्ट स्लॉट का जो पेपर है ये थोड़ा सा इजी है एज कंपेयर टू अदर स्लॉट। इजी वर्ड ना बोल करके कंपेरेटिवली अगर हम बात करेंगे तो इजी है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन पेपर। उसका क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्ट्रेट लाइन L1 एंड L2 पासेस थ्रू, दो लाइनें दे रखी हैं, करेक्ट है। L1 एंड L2 दोनों पास कहां से कर रही हैं? ओरिजिन से। एंड ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट दे रखा है उसको ट्राइसेक्ट कर रही हैं। तो दो लाइनें जो ओरिजिन से पास करें इसको ट्राइसेक्ट करें तो वन ऑफ द फोटो कुछ इस टाइप की बनेगी बच्चों, ठीक है। ये L1 मान लो, इसको L2 मान लो। लाइन की इक्वेशन दे रखी है तुमको 9x प्लस का 5y इज इक्वल टू 45। बच्चों ध्यान से देखना, सबके सोल्यूशन है, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर मैंने P से रिप्रेजेंट किया, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर मैंने Q से रिप्रेजेंट किया तो 1:1:1 का रेशियो होगा। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जो एक्स एक्सिस पे ये लाइन कट करेगी उसको A लिख दिया, जो वाई एक्सिस पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी उसको मैंने B लिख दिया, ठीक। फिर उसने आगे आपसे बोला है इफ द स्लोप ऑफ m1 m2 इज द स्लोप ऑफ द लाइन L1 L2। इस लाइन का स्लोप उसने m1 दे रखा है, इस लाइन का स्लोप उसने आपको m2 दे रखा है। देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू m1 m2x विद द लाइन, इस लाइन के साथ जो गिवन लाइन है ये L1 L2 को मिला करके नई लाइन बनानी है अपने को। लेट अस अज्यूम मैंने इसको बोल दिया बड़का L1, तो वो लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू m1 प्लस m2x, ठीक है। अब इस लाइन और इस लाइन का जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा मैंने इसको r से रिप्रेजेंट कर दिया। वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनमें से किसको सेटिस्फाई करे, ये हमारा क्वेश्चन था। स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, सिंपल भी कंसेप्ट बोल सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट बहुत ज़्यादा नहीं है। आइए देखते हैं क्या कैलकुलेशन है इसकी। ये देखिए A लिख रखा था अपन ने, B लिख रखा है अपन ने, P लिख रखा अपन ने, Q लिख रखा अपन ने। तो सबसे पहले अपन ने लाइन AB, इस लाइन से इस कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हमने किसको 0 पुट कर दिया, y को 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू 5 आ गई तो बन गया 5,0, जो कि मैंने यहाँ पे a में मेंशन भी कर रखा है, ठीक है। इस तरीके से x को 0 पुट कर दोगे तो यहाँ पे y आ जाएगा, सॉरी x को 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे y आ जाएगा, y आ जाएगा अपना 9, तो 0,9 जो कि b के कोऑर्डिनेट मैंने रखे हैं। दोनों में मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया 1:1:1 का रेशियो। तो जब हम P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हम रेशियो लगाएंगे A से 2 का 1 का और B से 2 का, तो 1:2 का रेशियो लगा कर P का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकाल के अपन ने P के कोऑर्डिनेट निकाले यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सिमिलरली हमने Q के सेक्शन फॉर्मूला लगा करके Q का सेक्शन फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम Q निकाल रहे होंगे तो हम A को ऐसे रख रहे होंगे, Q को यहाँ रख रहे होंगे, B को यहाँ रख रहे होंगे और ये रेशियो 2:1 का ले रहे होंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैं Q का x कोऑर्डिनेट निकाल के आपको दिखा देता हूँ, तो Q का x कोऑर्डिनेट होगा 2 टाइम्स ऑफ B का x कोऑर्डिनेट प्लस 1 टाइम्स ऑफ A का x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 2+1, करेक्ट है। तो वही मैंने यहाँ पे यूज किया, उससे 5/3 आ गया, 6 आ गया, यानी Q के कोऑर्डिनेट आ गया 5/3,6। तो जो मैंने आपको बोला, हमने सबसे पहले क्या निकाला है, हमने सबसे पहले निकाला है P को, फिर निकाला है Q को। अब हम बात करने जा रहे हैं स्लोप्स की। कौन सी दो लाइन्स के स्लोप? OP का स्लोप और OQ का स्लोप। तो स्लोप ऑफ OP, करेक्ट है, स्लोप ऑफ OP फॉर्मूला लगा दिया, स्लोप फॉर्मूला। तो स्लोप ऑफ OP जब हम निकालेंगे बच्चों, तो स्लोप ऑफ OP हो जाएगा अपने पास P का y कोऑर्डिनेट -0 अपॉन P का x कोऑर्डिनेट -0। P का y कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमको पता था 3, P का x कोऑर्डिनेट पता है 10/3, अल्टीमेटली आ जाएगा 9/10, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे निकाल रखा है। सिमिलरली M2 निकालने के लिए हमने Q का y कोऑर्डिनेट अपॉन -0 अपॉन Q का x कोऑर्डिनेट -0 वो यूज़ करेंगे तो ये M2 आ जाएगा। M1 M2 आ चुका है, लाइन की इक्वेशन ने पुट कर दिया, y इक्वल्स टू होगा यहाँ पे y इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2x, सिंप्लीफाई कर दिया तो लाइन की इक्वेशन आएगी 9x इज इक्वल्स टू 2y। अब अपने पास एक लाइन ये थी L1 और एक लाइन अपन ने नहीं निकाली 2। जब हम 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो ये दोनों को सॉल्व कर दिया अपन ने, वहाँ से हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट आ गया, वो आ गया 45/7 और 10/7। सिंपल, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, बेसिक। फर्स्ट लेक्चर ऑफ द स्ट्रेट लाइन बोलो या सेकंड लेक्चर ऑफ द स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं अपन। उसको जब हमने चेक किया तो जो गिवन ऑप्शन थे उसमें जो ऑप्शन नंबर 4 था सिर्फ उसने इसको सेटिस्फाई किया है।
जो ऑप्शन नंबर 4 था उसने इसको सेटिस्फाई किया। अब कोई पूछेगा सर आप इस क्वेश्चन को क्या बोलूँगा तो किस चैप्टर में भेजोगे, तो मैं इस चैप्टर को भेजूंगा बच्चों स्ट्रेट लाइन में, और मेरे हिसाब से क्वेश्चन कैसा होगा, ये ईजी में काउंट होगा। कोई भी जेईई मेंस का क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन बिल्कुल फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला यूज़ करके हो रही है, उस क्वेश्चन को मैं इजी या मॉडरेट में लगता हूँ, लेकिन ये तो बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है, इसलिए मैं इसको इजी में रख रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारा कौन से चैप्टर का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया वेक्टर का। कौन से चैप्टर का है, वेक्टर का है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, ए का, बी का, सी का और डी का। ए का पोजीशन वेक्टर है, बी का है, सी का है और डी का है। ये 4 पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं उसने बोला है एक सेट है एस जो कि लैम्डा की वैल्यूज को बिलोंग कर रहा है रियल वाली, द पॉइंट फॉर विच ए बी सी डी आर कोप्लेनर। तो जो भी लैम्डा की वैल्यू सेट एस में आएंगी उस लैम्डा को उठा करके इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो कंसेप्ट जो दिया गया है उस कंसेप्ट को अगर मैं यूज़ करूँगा तो पहली लाइन उसने दे रखी है कि ए बी सी और डी अगर ये कोप्लेनर है, आर कोप्लेनर, ए बी सी डी आर कोप्लेनर। अगर ये कोप्लेनर है तो दिस इंप्लाइज बॉक्स ऑफ ए बी, ए सी कॉमन नहीं लगेगा, सॉरी, बॉक्स ऑफ ए बी, ए सी और बॉक्स ऑफ ए डी, ये क्या होना चाहिए, 0। आपको पता है 4 पॉइंट्स अगर कोप्लेनर है तो उनकी वजह से 3 वेक्टर कोप्लेनर होंगे, 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर होंगे तो उनसे बनने वाला बॉक्स क्या होगा, 0। और 3 वेक्टर से बनने वाला बॉक्स अगर 0 तो उनसे बनने वाला डिटरमिनेंट भी क्या होगा, 0। तो ये डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ध्यान से देख लीजिए। जब हमें ए बी वेक्टर निकालना होगा मतलब हम बी में से ए को माइनस कर रहे हैं, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो जो उसका एक्स को मान लो मैं यहाँ पे एक निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ए बी वेक्टर हमें चाहिए तो ए बी वेक्टर हो जाएगा हमारा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी और ओ ए पोजिशन वेक्टर्स होंगे जो कि ऑलरेडी मेंशन है हमारे पास। ठीक है, तो ओ बी वेक्टर आ जाएगा अपने पास 1 2 3, इसमें से माइनस कर देंगे ओ ए वेक्टर, वह 5 5 और 2 लैम्डा। तो करस्पॉन्डिंग जो बन के आएगा होगा -4 -3 3 -2 लैम्डा। इसको उठा करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो अपने पास आ गया -4 -3 3 -2 लैम्डा। क्लियर। ऐसे ही हमने सिमिलरली, अब जैसे मैंने ये किया ना ए बी, ऐसे ही ए सी आएगा और ऐसे ही ए डी आएगा। तो क्या आता है सब्ट्रैक्ट करके उससे क्या एक्सप्रेशन बनती है, आइए वो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ए बी, ए सी और ए डी का बॉक्स 0, ए बी वेक्टर निकाला, ए सी वेक्टर निकाला, ए डी वेक्टर निकाला, उसका डिटर्मिनेंट क्या किया गया है, 0। डिटर्मिनेंट को 0 किया गया, सिंप्लीफिकेशन किया गया। डिटर्मिनेंट सिंप्लीफिकेशन जैसे यूजुअली होता है बिल्कुल वैसे मैंने किया, कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं। थर्ड रो के लॉन्ग कर दिया, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो थर्ड रो के लॉन्ग इसका मैं एक्सपेंशन करूँ तो माइनस का 6, ये कटेगा, ये कटेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट तो -12 + 6 लैम्डा माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज लैम्डा -5 मल्टीप्लाई बाई 3 - 2 लैम्डा, करेक्ट है। फिर +0 कुछ नहीं आएगा, आता तो माइनस है, ठीक है। अगला आएगा +6 - 2 लैम्डा। डिटरमिनेंट जैसे एक्सपेंड करते बिल्कुल वही, तो ये गया, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट तो -4 लैम्डा +20 -21। इन्हीं सबको सिंप्लीफाई करा, ये देखिए सब लिखा हुआ है, दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0 चल रही है। इसी पूरे को सिंप्लीफाई किया तो लैम्डा में क्वाड्रेटिक आ गई। तो फाइनली जो आ गई लैम्डा में क्वाड्रेटिक वो आती है लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा + 6 इज इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक है इसके 2 रूट्स होंगे, एक वैल्यू आएगी 2 और एक वैल्यू आएगी 3। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था लैम्डा + 2 के होल स्क्वायर। लैम्डा वो सारी वैल्यूज जो भी सेट एस में बिलोंग करें, तो सेट एस में बिलोंग करने वाले जो लैम्डा की वैल्यूज हैं वो लैम्डा इज इक्वल टू 2 भी है और लैम्डा इज इक्वल टू 3 भी है। इन दोनों वैल्यूज को उठाया और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 2 + 2 स्क्वायर 4 बन गया, 3 + 2 5 बन गया, 5 का स्क्वायर 25 बन गया, दोनों का सम कर दिया, दैट मींस द वैल्यू शुड बी कम आउट टू बी 41। इसके करस्पॉन्डिंग जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 4। ठीक है, तो कोई पूछेगा सर इस चैप्टर को, ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन था, तो योर आंसर इज, माय आंसर इज वेक्टर। कोई पूछेगा सर इसका क्या लेवल आप दे रहे हो, अगेन मैं इसका लेवल इजी ही दे रहा हूँ क्योंकि सिंपल सी कैलकुलेशन है, सीधे सीधे आंसर आया हुआ है। ठीक है, होपफुली आप सबका ये भी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन आया है हमारा इंटीग्रेशन से। कहाँ से आया? इंटीग्रेशन से। ठीक, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसको उसने बेसिकली डेफिनेट के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि उसने आई ऑफ जीरो दे रखा है। आई ऑफ जीरो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो निकालने के काम करेगा, और आई ऑफ पाई बाई 4 उससे एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए ये डाटा दिया हुआ आपको। क्या फंडा है वो समझ लेते हैं, आइए फटाफट। तो जो आई ऑफ एक्स था उसको मैंने थोड़ा सा ब्रेक किया है, एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स स्क्वायर रहने दिया, ठीक है। और जो दूसरा वाला पेयर था उसको मैंने ऐसे लिख दिया, एक्स टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 10x बच्चा डिवाइडेड बाई एक्स 10x प्लस का 1 का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ dx। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें बाई पार्ट्स लगा दिया। इसको मान लिया मैंने फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लिया मैंने सेकेंड फंक्शन। बहुत बार क्वेश्चंस में ना बाई पार्ट थोड़ा सा कम क्लिक करता है बच्चा, बट अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये इंटीग्रेशन में, क्योंकि बाई पार्ट्स पे क्वेश्चन आया है, क्लिक करना है, और उसके अंदर भी क्वेश्चन अभी है। आइए दिखाता हूँ क्या है। ठीक है, तो हमने इसको इंटीग्रेट किया, तो आई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आ गया यूजिंग बाई पार्ट्स फॉर्मूला, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। अभी जो इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाले पार्ट के लिए मैं एक्स 10x प्लस 1 को t मान लेता हूँ। अगर मैं t मानूंगा तो उसका डेरिवेटिव बनेगा एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x टाइम्स ऑफ dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ऊपर यही बैठा हुआ है, यानी नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है। नीचे होल स्क्वायर के फॉर्मेट में ऊपर डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स 10x प्लस 1। पता ना कैसे है भाई, हम ये बात कर रहे हैं, अगर अपने पास दिया गया है डी टी अपॉन टी स्क्वायर, तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस का 1/t। वही मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, माइनस साइन ले लिया, आगे बढ़ा, माइनस माइनस प्लस बाई पार्ट्स का कंसेप्ट। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज 2x इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन दैट इज 1 अपॉन एक्स 10x प्लस 1। ठीक है बच्चा, अब हमारे पास ये अपने आप पे फिर से एक इंटीग्रेशन हो गया, तो इस वाले पार्ट को हम फिर से सिंप्लीफाई करेंगे। इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए साइन कॉस में चेंज कर दो, तो जैसे आप इसको साइन कॉस में चेंज करोगे वैसे देखो इसका सोल्यूशन क्या बनता है। ठीक है, आइए, तो अपने पास जो ये वाला पार्ट दिया हुआ था 1 अपॉन एक्स 10x प्लस 1, 1 अपॉन एक्स 10x प्लस 1। ठीक है ना बच्चा, इसको साइन कॉस में चेंज कर दो, और इस वाले x को भी उठा लो। देखो ये पीछे 2x का x बैठा हुआ है, इसको भी उठा लो इसके साथ, ऐसे कर लो। ठीक है ना, तो इस x को भी उठा लो और साइन कॉस में चेंज कर दो, तो ये लिखा है x cos x और नीचे लिखा हुआ है x sin x प्लस cos x टाइम्स ऑफ dx। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो नीचे वाले का डेरिवेटिव फिर से ऊपर लिखा हुआ है। अगर मैंने इसको z बोल दिया तो ये dz लिखा हुआ है, यानी इतने पार्ट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस वाले की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ln ऑफ मॉडुलस ऑफ x 10x मतलब x sin x प्लस 1, सॉरी 10x नहीं आएगा, x sin x प्लस 1 आएगा, x sin x प्लस cos x आ जाएगा। आइए इसी चीज़ को देखिए यहाँ पे इंटरप्रेटेट किया गया है। ठीक है, बाई पार्ट्स लगाया, दो फंक्शन मान के, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस 2x अपॉन एक्स 10x प्लस 1। इस वाले को तो मैंने छोड़ दिया, 2 को बाहर ले लिया। ठीक है, ये 2 नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि अगर ये वाला 2 यूज़ कर लिया तो फिर ये 2 नहीं आएगा, वो टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो 2 टाइम्स ln ऑफ दिस थिंग, देखो ये लिखा हुआ है ln ऑफ दिस थिंग, बाहर 2 ऑलरेडी बैठा हुआ था, तो इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन ये बन गया। ठीक है, दिस प्लस सी निकालने में उसने आई ऑफ 0 दे रखा था, पुट कर देंगे सी 0 आ जाएगा, आई ऑफ पाई बाई 4 कैलकुलेट करना है, आपका आंसर ये निकल के आ गया। इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ln पाई स्क्वायर बाई 4/32 अपॉन पाई स्क्वायर बाई 4 पाई प्लस 4, 32 आया ना। ठीक है, तो आंसर नंबर 2 निकल के आएगा। कुछ बच्चे शायद इसमें थोड़ा सा फंसे होंगे क्योंकि बाई पार्ट्स क्लिक नहीं करता है, या ये बोलिए अप्लाई नहीं कर पाते ईजिली। अदरवाइज मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो मैं इस क्वेश्चन को क्या रेटिंग दे रहा हूँ तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेरे लिए क्वेश्चन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का है और मेरे लिए क्वेश्चन मीडियम प्लस में जाएगा या मीडियम में जाएगा। है तो ईजी, बट ठीक है, बच्चे के फ्रेम में बात करो, बाई पार्ट्स क्लिक नहीं करता है, सिंप्लीफिकेशन, फिर डबल इंटीग्रेशन आ गया, 2 इंटीग्रेशन आ गए, फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना, फिर एक न्यूमेरिकल वैल्यू को निकालना। ठीक है, तो होपफुली आप लोग का सही होगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज 5, 11, 19, 29, 41, ठीक है, इज, तो एपी सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस सीरीज वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, यूजुअली जैसे होता है। तो उसने S20 की वैल्यू पूछी और सीरीज दे रखी है 5 + 11 + 19 + 29 + 41 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं वो समझिएगा, हम इसको S19 की 20 निकालने से पहले हम इसको SN ही निकाल देते हैं, बाद में हम N की वैल्यू 20 पुट कर देंगे। तो जब मैं SN निकालूंगा तो मैं यहाँ पे जो मेथड होता है उस मेथड से फॉलो करूंगा, तो सेकेंड लास्ट टर्म Tn-1 और लास्ट टर्म Tn आएगा। डिफरेंस सीरीज का फॉर्मेट होता है, इसलिए हम इस सीरीज को वापस से लिखेंगे एक स्टेप फॉरवर्ड करके। तो 5 + 11 + 19 + 29, ठीक है, प्लस T(n-1) प्लस का Tn, दोनों को उठा करके हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये 0 दे देगा अपने को, ये 5 देगा, ये 6 देगा, ये 8 देगा, ये 10 देगा, ये 12 देगा, ठीक है, एंड सो ऑन, लास्ट में माइनस का Tn देगा, ठीक है। ये 5 है, Tn को उठा के इधर ले आते हैं तो आ जाएगा 5 प्लस, अब मैं आपसे पूछूं अगर कितने टर्म्स बैठे हुए तो बहुत आराम से आप बता देंगे, ठीक है। तो ये जो टर्म्स टोटल बैठे होंगे, ये टोटल टर्म्स बैठे हैं n-1 टर्म्स। तो इसमें n-1 टर्म्स में AP की सीरीज का फॉर्मूला लगा देंगे। तो n-1/2, n/2 होता है इंटू 2 इंटू a प्लस का n-1 n-1 इंटू d, ठीक है। यहाँ से Tn निकल आएगा, Tn आ जाएगा, Sn लगा देंगे। तो Tn जब हमने निकाल लिया, Tn इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपना 2 काट भी दो मान लो, तो ये बन जाएगा 6n - n+4, तो 5 + n-1 इंटू n+4, n-1 इंटू n+4, ओपन कर देंगे बच्चा इसको, तो आ जाएगा n² प्लस का 3n प्लस का 1। तो जब Tn आ चुका है, Tn आने के बाद अगर हम Sn की बात करते हैं तो जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला लगाते हैं, होपफुली पता ही होगा आप लोग को, Sn इज इक्वल होता है सिग्मा Tn, और क्योंकि हमें S20 की बात करनी है तो हम लिखेंगे सिग्मा Tn, और n मूव करेगा 1 से लेकर के 20 तक, ठीक है। अपना Tn क्या आया था, n² + 3n + 1, और देखिए यही मैंने यहाँ पे भी कर रखा है, Tn आ गया n² - n² + 3n + 1, S20 निकालना है, सिग्मा लगा दिया, n² का सिग्मा का फॉर्मूला लगा दिया, सिग्मा n² होता है n इंटू n+1 इंटू 2n + 1 बच्चा डिवाइडेड बाई 6, सिग्मा n होता है n इंटू n+1/2, ठीक है। वही सारी वैल्यूज निकाल दी, सिंप्लीफाई कर दिया, अल्टीमेटली आंसर आ गया 3520। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है आंसर नंबर 3। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 3। अब बच्चे ने पूछा सर ये क्वेश्चन किस चैप्टर का और किस लेवल का आपको लग रहा है, तो भाई साहब मुझे तो ये सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का क्वेश्चन लग रहा है, और पूछिए इसका लेवल क्या है, तो मेरे हिसाब से तो अगेन इजी लेवल है। कैलकुलेशन की वजह से टफ नहीं दे रहा हूं मैं, अब जो जेईई मेंस के लेवल पे क्वेश्चन आते हैं उस लेवल में ये क्वेश्चन बहुत इजी में काउंट होगा, ठीक है बच्चों। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा कंसेप्ट था, होपफुली आप सबका ये तो सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द प्रोबेबिलिटी, वेरी वेरी वेरी। अभी देखिए अपन ने जो जितने भी क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए हैं उन सारे क्वेश्चन को आपने नोटिस किया होगा, तो ये सारे क्वेश्चन कॉपी से काफ़ी कुछ मैच करते हुए आए थे। ये तो एग्जैक्टली कॉपी का मैच करता हुआ क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी की कॉपी में हम लोग बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी करके एक आर्टिकल पढ़ते हैं, उस आर्टिकल पे बेस्ड है ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। बच्चा बोलता है कि सर प्रोबेबिलिटी है इसलिए आप इजी नहीं ले सकते, इसलिए सिर्फ मैं मीडियम लिख रहा हूँ, वरना मेरी नज़र में तो इजी है, ठीक है। उसे बोला एक डाई को थ्रो किया गया 5 बार, कितनी बार, 5 बार, एक डाई को थ्रो किया गया 5 बार, फॉर ईच थ्रो टोटल ऑफ 5 इज कंसीडर्ड अ सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो जाएगा जब 5 आ जाए। अब 5 अगर टोटल 5 आ रहा है, टोटल 5 आने के कितने केसेस पॉसिबल है कि डाइस पे 1 4 गिर जाए, डाइस पे 2 3 गिर जाए, क्यों, क्योंकि पेयर ऑफ डाइस की बात कर रहा है वो, ठीक है। 1 4 गिर जाए, 2 3 गिर जाए, 3 2 गिर जाए और 4 1 गिर जाए। तो डाइस पे 5 आने की फेवरेबल केसेस हैं 4 और टोटल केसेस होते हैं 36। तो सक्सेस उसका होगा, उस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/9।
तो अगर सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी ये थी तो उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दैट विल बी कम आउट टू बी या तो सक्सेस होता है तो फेल होता है, तो 8/9। अब उसने बोला द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4 सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी फॉर 4 सक्सेस यानी एटलीस्ट कम से कम 4 हो तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 सक्सेस। तो इसके केसेस बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस। या तो 4 सक्सेस होंगे या तो 5, क्योंकि सिर्फ 5 ही बार थ्रो किया है। 4 सक्सेस तो 5 बार थ्रो कर रहा है, किसी भी 4 बार सक्सेस मिलेगी तो 5C4 बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूं मैं, ठीक है। सक्सेस मिलेगी तो सक्सेस की पावर 4, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या लिख रखी है अपन ने, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या लिख रखी है अपन ने, तो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है अपने पास, तो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी अपने पास 1/9। तो भाई साहब 1/9 की पावर 4 और एक बार फेल होगा दैट इज 8/9। पांचों बार सक्सेस हो जाएगा तो 5C5 1/9 की पावर 5 इंटू 8/9 की पावर 0, कोई बार भी फेल नहीं हुआ, ठीक है, 0। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो आंसर होगा हमारा आंसर है। आइए देखते हैं, टोटल 5 आने के अपने पास 4 केसेस थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/9 है, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 4 सक्सेस या 5 सक्सेस हुई होगी। 4 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी का केस, 5 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी का केस, सिंप्लीफाई कर दिया, कंपेयर कर दिया, तो अल्टीमेटली के की वैल्यू 123 आ गई, तो करंट आंसर आ गया आंसर नंबर 2, ठीक है। अब कोई बच्चा पूछेगा किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो भाई साहब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। कोई पूछेगा सर प्रोबेबिलिटी का तो है, आपको कैसा लग रहा है, भाई साहब प्रोबेबिलिटी है, वैसे ही मीडियम लिखना मेरी मजबूरी है, ईजी मैं लिख ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि कई बच्चा थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी को देख करके छोड़ देता है, जबकि अगर आप ध्यान से नोट्स को पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन जो आया है वो डायरेक्टली नोट से आया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ रहा है, क्वेश्चन है मैट्रिसेस का। कौन से चैप्टर का, मैट्रिसेस का। उसने बोला एक मैट्रिक्स है 2x2 की, ठीक है, aij नॉन जीरो है फॉर ऑल ij, a स्क्वायर इक्वल्स टू i। तो उन्हें मान लिया जो मैट्रिक्स थी उसका नाम था अल्फा बीटा गामा डेल्टा। उसने कंडीशन दे रखी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू जो आ गई वो ±1 आ गई, ठीक है। b डिटर्मिनेंट ऑफ a को रिप्रेजेंट करो तो ये b की वैल्यू हो गई, और a स्क्वायर i के बराबर है, तो a स्क्वायर अगर i के बराबर है तो हम a स्क्वायर निकाल देते हैं। उसने पूछा 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बताओ, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा मल्टीप्लाई बाई अल्फा बीटा गामा डेल्टा 1001। तो देखो b स्क्वायर तो आ ही चुका है, a निकालना है, ठीक है। a बी द सम ऑफ द ऑल द डायगोनल एलिमेंट, a बी द सम ऑफ द ऑल द डायगोनल एलिमेंट, तो अल्फा प्लस डेल्टा चाहिए अपने को, तो ठीक है अल्फा प्लस डेल्टा निकाल देते हैं, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा गामा दैट विल बी इक्वल्स टू 1, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो अल्फा बीटा प्लस बीटा डेल्टा दैट विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा दैट विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। और क्या कंडीशन आएगी, और कंडीशन आ जाएगी गामा अल्फा प्लस गामा डेल्टा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो, वैसे इसकी शायद जरूरत ना ही पड़े क्योंकि हमारे पास यहीं से काम चल जाएगा, गामा प्लस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अब देखो एक डाटा उसने और दे रखा है, हमें क्या दे रखा है वो ध्यान देना, उसे दे रखा है कि aij नॉट इक्वल्स टू 0 है, aij नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो फॉर ऑल ij, तो कोई भी एलिमेंट 0 नहीं हो सकता है। अब अगर कोई भी एलिमेंट 0 नहीं हो सकता तो ना तो गामा नॉन जीरो है, तो गामा अगर हमारा नॉन जीरो था यहीं पे दिख गया तो 110% अल्फा प्लस डेल्टा का 0 होना मस्ट हो गया, और अल्फा प्लस डेल्टा ही ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए का 0 होना मस्ट हो गया, बी आ चुका है। उसने तुमसे पूछा 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बता दो, तो बहुत आसान हो गया, 0 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, अल्टीमेटली आंसर 4 आ जाएगा, योर आंसर इज 2 होना चाहिए, ठीक है। लेट मी चेक, आंसर 2 है। ओके बच्चों, तो देखो सेम फंडा है, ए स्क्वायर आई था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर 1 हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस माइनस 1 हो गया, ये बी की वैल्यू आ गई। मैंने मैट्रिक्स ए माना, स्क्वायर करके सिंप्लीफाई किया, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल दी, ए आ चुका है, बी आ चुका है, पुट कर दिया। अब बताओ कैसा क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन है मैट्रिसेस का। क्वेश्चन किस चैप्टर का है, मैट्रिसेस का। कैसा है, तो वेरी ईजी है, इवन ईजी भी नहीं है, वेरी ईजी है, ठीक है। तो होपफुली आप सबका ये क्वेश्चन भी करेक्ट होगा, अगर आपने सीपीएस वगैरह सॉल्व कर रखी है, अच्छे से डीपीपीस का काम कर रहे हैं,
नोट्स को अच्छे से रिवाइज करें तो ऐसे क्वेश्चन आपको कॉपी में मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है लिमिट का, और उसके अंदर उसने प्रोग्रेशन को क्लब किया हुआ था। एन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी के टर्म्स है, एन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है और लिमिट का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। होपफुली इसकी शक्ल देख करके कई बच्चों ने दिल में बहुत तसल्ली से, वो होता है ना, दिल में उमंग जग गई होगी, अरे वाह एक क्वेश्चन तो हमारा जाना पहचाना हमें मिल गया। चलिए लेट्स बिगिन विद द सिंप्लीफिकेशन। तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटिव अंडर रूट ऑफ डी बाई एन लिखा हुआ था, अंदर वाले पार्ट को रैशनलाइज कर दो, इस वाले पूरे पार्ट को, तो आपके पास आ जाएगा a1 माइनस का a2, नीचे आ जाएगा a1 माइनस a2, अगला वाला आ जाएगा प्लस का अंडर रूट ऑफ a2 माइनस का a3, नीचे आ जाएगा a2 माइनस a3 एंड सो ऑन। लास्ट में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ an माइनस 1 माइनस का अंडर रूट ऑफ an बच्चा डिवाइड बाई an माइनस 1 माइनस का an। ठीक है, a1 माइनस a2, a2 माइनस a3 और an माइनस 1 an, ये जो क्वांटिटीज दे रखी हैं, ये क्वांटिटी सारी की सारी जो दे रखी हैं आपको, ये क्वांटिटी आ जाएंगी अंडर रूट ऑफ d बाई एन। अब जो ये बैठा हुआ है इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, अब जो बैठा हुआ है इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो जो नीचे की जो क्वांटिटीज लिखी हैं ये सारी की सारी क्या है, अगर वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है ऑफ एन एपी है तो ये सब क्या लिखा हुआ है, a1 माइनस a2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है एपी के, तो ये d के बराबर हो गया, माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, एलसीएम ले लोगे तो ये सारे टर्म्स कटेंगे। देखो a2 a2 a3 a3 an में, तो पहला और आखिरी बचेगा, यानी अल्टीमेटली अपने पास बचेगा रूट a1 माइनस रूट an डिवाइड बाई माइनस का d। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दो, an की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, सिंप्लीफाई करके लिमिट लगानी है। आइए दिखाता हूँ। तो हम कहाँ पहुँच गए थे, ध्यान से देखिए, तो हम इस स्टेप पे पहुँच चुके हैं जो हमने सिंप्लीफाई किया था। अगर आप ध्यान रखेंगे ये देखिए, तो इसको हम निगेटिव को एडजस्ट कर दिया और निगेटिव को एडजस्ट करके हम इस स्टेप पर पहुंच गए। अब an का फॉर्मूला लगा दिया, रूट d से डिवाइड हो गया, सिंप्लीफिकेशन कर दिया, ये फॉर्मेट आ गया। लिमिट लगाओगे ये वाली क्वांटिटी जीरो जाएगी, फाइनाइट नंबर है, जीरो जाएगी, फाइनाइट नंबर है, जीरो जाएगी, फाइनाइट नंबर है, तो अल्टीमेटली बचेगा रूट d अपॉन रूट d, फाइनल आंसर आ जाएगा 1। तो आपको बच्चेगा सर ये क्वेश्चन नंबर आंसर 1 आ जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो करेक्ट आंसर है वो अपना 2 है, तो यानी करेक्ट आंसर 2 आ गया। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन किस चैप्टर का है, तो सर आप इसको लिमिट में डालोगे, सर आप इसको एसएनपी में डालोगे, यार दोनों की क्लबिंग है, तो भाई साहब मैं इसको एसएनपी प्लस लिमिट लिख रहा हूँ, आप चाहो तो लिमिट में डाल दो, चाहो तो एसएनपी में डाल दो, दोनों के लिए होल्ड करता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, दोनों का वेटेज बराबर ही लग रहा है मुझे तो। लेकिन लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो बहुत ही कॉमन कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन है, इन्फिनेटिव वाले लिमिट का क्वेश्चन है। एक तो ये कंसेप्ट लगा है, दूसरा ये फैक्टराइजेशन वाला कंसेप्ट लगा हुआ, तो होपफुली आप इसको इजी प्लस मतलब थोड़ा या फिर मीडियोकर लेवल पे डाल सकते हो अगर आपको इसके रिजल्ट्स नहीं आते तो। वैसे तो कई बच्चों का ये सही हुआ होगा होपफुली, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही जाना पहचाना क्वेश्चन है, एसएनपी में भी कराया जाता है, टेस्ट पेपर में भी हम लोगों ने पूछा हुआ है, डीपीपी में भी ये क्वेश्चन हम लोगों ने दे रखा है, तो नोट्स के बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे वहां पे करते वक्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ 2nc3 डिवाइड बाई nc3 दिस विल बी इक्वल्स टू 10। यार अब इस क्वेश्चन को तो मैं सॉल्व भी क्या करता, बायनॉमिनल का इतना सिंपल क्वेश्चन, भैया इसको सॉल्व करके n निकाल दो, n की वैल्यू इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाए, खत्म। लो मैं क्या सॉल्व करूँ इसमें, 2nc3 अपॉन nc3 फॉर्मूला लगा दिया, 10 सिंप्लीफाई कर दिया, 10 n की वैल्यू निकाल दी, 2n 16 हो गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 8, n 8 को यहाँ पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर 2। करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 3। किस चैप्टर का डालोगे, तो मैं तो बोलूँगा बेसिक मैथ्स में डालो इसको, बट ठीक है एनसीआर नहीं पढ़ रखा होता इसलिए हम इसको किस पर डाल रहे हैं, बायनॉमिनल थ्योरम में डाल रहे हैं। करेक्ट है, पीएनसी में तो डालने कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, अब कैसा है, तो वेरी इजी है, इनफैक्ट वेरी 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 इजी है। जिसका ये गलत हुआ होगा सोचे वो क्या कर रहा है, या जिसका ये क्वेश्चन छूट गया, गलती से ही सही छूट गया, उसको सोचना चाहिए सर ऐसे क्वेश्चन कैसे छोड़ सकते पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो आया हुआ है वो फंक्शन सेट्स का क्वेश्चन है बेसिकली, तो आप इसको सेट्स एंड रिलेशन या सेट्स एंड फंक्शन में डाल दीजिए। लेवल कैसा होगा, तो मीडियम या मीडियम प्लस कर दें, क्योंकि थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन इसकी अच्छी है। जैसे सेट ए के बारे में वो हमसे बात कर रहा है, तो सेट ए के बारे में हमने को बात करने के लिए हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। तो ब्रैकेट एक्स लिखा हुआ है प्लस का 3, प्लस का ब्रैकेट एक्स लिखा हुआ है प्लस का 4 विच इज लेस देन इक्वल्स टू 3। यहाँ से आ जाएगा ब्रैकेट एक्स शुड बी लेस देन इक्वल्स टू
-2, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करके। तो यहाँ से आ जाएगा x शुड बी लेस देन -1। तो सेट ए का जो सोल्यूशन आ गया वो आ गया x शुड बी लेस देन -1, ठीक है। सेट बी में आ रहे हैं अपन, तो जो बी के लिए हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं वो ध्यान से देखेंगे। तो अपने पास लिखा हुआ 3 की पावर x इंटू, इस 3 को मैं बाहर निकाल रहा हूँ क्योंकि r पे समेशन चल रहा है, 3 का कोई रोल नहीं है। तो बन जाएगा 3 की पावर x माइनस 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बन जाएगा ये जीपी का सम बनेगा 1/10 की पावर r है, तो 1/10 आ जाएगा अपॉन 1 माइनस 1/10 आ जाएगा। इसकी पावर में x माइनस 3 बैठा हुआ है विच इज लेस देन 3 की पावर माइनस 3x है। इसको सिंप्लीफाई कर देना तो यहाँ से भी वही आ जाता है x लेस देन -1। तो वो अल्टीमेटली सेट ए और सेट बी का सोल्यूशन सेम है, इसलिए a इक्वल्स टू बी आ जाता है, सेट ए इक्वल्स टू सेट बी आ जाता है सिंप्लीफिकेशन करके। आंसर नंबर 3, ठीक है। देखिए दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए वही किया अपन ने, कॉमन ले लिया, सिंप्लीफाई कर दिया, कॉमन ले लिया, ये एक्सप्रेशन ऐसे बन जाती पूरी सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x लेस देन -1, यहाँ से भी आया था x लेस देन -1, अल्टीमेटली दोनों सेट कैसे होंगे, बराबर, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये वाला पार्ट, एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट पावर फॉर्म में। ये बेसिक मैथ्स हम लोग पढ़ते हैं, अच्छे से आना भी चाहिए, देखो क्वेश्चन भी आते हैं इसके, ठीक है। बट ये इजी में, ये पार्ट इजी है बट ओवरऑल कैलकुलेशन अच्छी है, इसलिए मैंने इसको लेवल क्या दिया, इसका मीडियम या मीडियम प्लस। तो होपफुली बच्चों आपका ये सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3D का, है तो वैसे वेक्टर का बट शॉर्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। एजेस वेजेस की बात कर ली तो हम 3D या वेक्टर किसी में भी डाल सकते हैं इसको। मेरे लिए वेक्टर और 3D मतलब मैं एक ही चैप्टर में काउंट करता हूँ उसको, तो वैसे ठीक है। इसमें बोला है 1 वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, एक पैरेललोपाइड दे रखा है इसे, इसको O मान लिया, इसको x एक्सिस मान लिया, इसको y एक्सिस मान लिया, इसको z एक्सिस मान लिया अपन ने, ठीक है बच्चों। इसका अपोजिट वर्टेक्स ये P हो गया, ये OP वेक्टर हो गया। इसके कोऑर्डिनेट है 3, इसके हैं 4 और इसके हैं 5। मैं पूरा नहीं लिख रहा, 3 4 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट अपने पास आ जाएंगे 3 4 5। तो जो OP लाइन थी इसकी इक्वेशन आ जाएगी x/3 इज इक्वल्स टू y/3 y/4 इज इक्वल्स टू z/5। पता ना कैसे लिखते हैं 2D में लाइन, 3D में लाइन की इक्वेशन, 2 पॉइंट से पास करने लाइन की इक्वेशन लिख रहे हैं अपन, ठीक है। अरे 2 पॉइंट से पास करने लाइन की इक्वेशन लिख दो, लाइन की इक्वेशन ऐसे लिख दो, वेक्टर फॉर्म में लिखना है वेक्टर फॉर्म में लिख दो, मैंने कार्टेशियन फॉर्म में लिख रखी है 2D के फॉर्मेट में, ठीक है। अब उसने एक लाइन बोली है, ठीक है, एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द डायगोनल, डायगोनल तो अपन ने लिख लिया OP, एंड एन एज पैरेलल टू द z axis, an edge parallel to the z axis. I will draw this edge with the help of let us assume white से, not passing through O और P, O से और P से पास नहीं करनी चाहिए पैरेलल टू z axis। तो देखो z axis ये है, अब z axis तो ऑब्वियसली O से पास करेगी, ये वाली लाइन P से पास करेगी, या तो ऑप्शन ये उठाओ या तो ऑप्शन ये उठाओ। लेट अस मैंने ऑप्शन ये वाला उठा लिया, मान लो नाम भी रख दिया, इसका A रख देता हूँ और इसका B रख देता हूँ। तो लाइन ए बी की जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो देखो ए बी लाइन की इक्वेशन के लिए हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। तो ए तो पता है 3,0,0 है, बी हम निकाल देंगे, तो बी क्या आ जाएगा हमारे पास, बी आ जाएगा 3,0,5। यहाँ से लाइन ए बी की इक्वेशन लिखेंगे तो x माइनस का 3 अपॉन 0, y माइनस का 0 अपॉन 0 इज इक्वल्स टू z माइनस का 0 अपॉन -5। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा तो इसको 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है इसलिए, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की वजह से मैं 5 को 1 से रिप्लेस कर दूँ क्योंकि दोनों साइड 0 बैठे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब हमें दोनों पॉइंट दिख रहे हैं, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दो लाइनों के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ A माइनस B डॉट P क्रॉस Q अपॉन मॉडुलस ऑफ P क्रॉस Q। ये P और Q डायरेक्शन है दोनों लाइन के, और A और B फिक्स पॉइंट है जहाँ से लाइनें पास कर रही हैं, ठीक है। तो इस A और B से कंफ्यूज मतलब मैं इसको अल्फा बीटा लिख देता हूँ, अल्फा बीटा लिख देता हूँ। तो यहाँ से वेक्टर अल्फा जो तुम्हारे पास है वो है 0 0 0, पॉइंट की बात कर लूँ चाहे वेक्टर की, तो वेक्टर बीटा से कोऑर्डिनेट है 3 0 0। जो वेक्टर P है तुम्हारे पास यहाँ से उसके कोऑर्डिनेट्स उसकी वैल्यू 3 4 5, और जो वेक्टर Q है तुम्हारे पास यहाँ से उसकी वैल्यू है 0 0 और 1, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इन चारों का यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो वो देखो हमने यहाँ पे मैनिपुलेट कर रखा है, ठीक है। उसने पॉइंट मैंने ये लिया, उसने ये ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो दोनों लाइनें हमारी आ चुकी थी, इन दोनों लाइन के बीच में शॉर्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, कैलकुलेशन कर दी, अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया 12/5,
ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है इसको। सिंप्लीफिकेशन अल्टीमेटली आंसर इज 12/5। आप बोलो तो मैं पूरा कैलकुलेट कर देता हूँ, बट ठीक है, सिंप्लीफाइड है, सारी वैल्यूज पता है हमें, मैनिपुलेट करना है खाली, हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि ये वेक्टर क्या या 3D का क्वेश्चन है, वेक्टर या 3D का क्वेश्चन है, तो भाई साहब कहानी ये कहती है कि वेक्टर या 3D का अगर ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का क्या लेबल है। देखो थोड़ा सा पैराबोलॉइड वगैरह ये सब नाम सुन के आप डरते हो, फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, बेसिक फॉर्मूला है, लास्ट टेस्ट में भी खूब सारे क्वेश्चन आए थे, लास्ट एग्जाम में मतलब जनवरी अटेंड में भी खूब सारे क्वेश्चन आए थे, तो इसलिए मैं इसको मीडियम या मीडियम प्लस दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो होपफुली आपका सही होगा क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस है, बहुत ही पॉपुलर है। जो भी बच्चे इस साल पेपर देने वाले हैं और इसके वीडियोस देख रहे हैं, ये सोल्यूशन देख रहे हैं, उन सबसे मेरा सजेशन है कि 3D में और वेक्टर्स में शॉर्टेज डिस्टेंस करके जो आर्टिकल है उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। बहुत ज़्यादा मेंस में कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, तो उसको आप अच्छे से वर्कआउट करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वापस से एक 3D का क्वेश्चन आया है। 3D का फिर से मैं क्वेश्चन ले रहे हैं। वो कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, एक प्लेन बताना है, पास कर रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन P1 एंड P2। ठीक है, तो दो प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला फैमिली ऑफ प्लेन का कंसेप्ट हम इसमें लगा सकते हैं, फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो फैमिली ऑफ प्लेन का कंसेप्ट अगर हम लगाएंगे तो P इक्वल होता है P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। यहाँ से प्लेन की इक्वेशन लिख दीजिए P1 और P2 को उठा करके, तो 2 प्लस 4 लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस y टाइम्स ऑफ -1 माइनस 3 लैम्डा प्लस z टाइम्स ऑफ 1 प्लस 5 लैम्डा -3 प्लस 9 लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगेन सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब उसने बोला ये जो प्लेन है ये इस लाइन के पैरेलल है, तो अगर प्लेन पैरेलल टू लाइन है तो दिस इंप्लाइज डायरेक्शन ऑफ लाइन का डॉट नॉर्मल ऑफ द प्लेन के साथ 0 होना चाहिए। इससे क्या मिल जाएगा, तुम्हारा लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना, गिवन फॉर्मेट से कंपेयर कर देना, आपके ABC आ जाएंगे। ठीक है, क्या हुआ आइए देखते हैं। ये देखो, यूजिंग फैमिली ऑफ प्लेन, प्लेनर नहीं होता प्लेन होता है, मक्कारों पता नहीं टाइप करने वाले भी आइटम है हमारे। ठीक है, P1 प्लस लैम्डा P2 सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक, प्लेन इज पैरेलल टू द लाइन, लाइन की इक्वेशन दे रखी है, लाइन के डी हमें पता है, नॉर्मल वेक्टर और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और डायरेक्शन का, लाइन का डायरेक्शन वेक्टर दोनों का डॉट 0 किया, लैम्डा की वैल्यू आ गई जो मैंने आपको बोला था, लैम्डा की वैल्यू को प्लेन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, उससे प्लेन की इक्वेशन आ गई, उस इक्वेशन को जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में अपन ने सिंप्लीफाई कर दिया, A आ गया, B आ गया, C आ गया और A प्लस B प्लस C की पूरी वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये किस चैप्टर का क्वेश्चन था, 3D का था। सर कैसे बोलोगे आप इसको, कैसा है यार, फैमिली ऑफ प्लेन का कंसेप्ट है तो बहुत 3D का क्वेश्चन है। वैसे भी अगर मैं इसको कंसेप्ट वाइज देखूं तो मैं इसको मीडियम या मीडियम प्लस बोल सकता हूं, बट अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं कि आप 3D के क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब करके गए, आपको बताया भी गया था कि 3D के क्वेश्चन खूब आएंगे, उस फ्रेम में अगर मैं इसको देखूं तो मेरा सजेशन है कि ये क्वेश्चन फिर ईजी में होना चाहिए, E प्लस में डाल सकते हो, बट अदरवाइज कैलकुलेशन की वजह से मैं इसको मीडियम कैटेगरी दे रहा हूँ। ठीक है, कई बच्चों का सही होगा, होपफुली ये कंसेप्ट है, कई बार यहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ानी पड़ती है। याद रखिएगा जो बच्चे इसको देख रहे हैं और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उन सबसे भी मेरा सजेशन है कि बेटा ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन 3D के क्वेश्चन कैलकुलेशन के खूब आते हैं, बी वेरी केयरफुल अबाउट द कैलकुलेशन पार्ट, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए, जो बच्चा नेक्स्ट ईयर मेंस देगा वो याद रखे कि 3D के क्वेश्चन कैलकुलेटिव आते हैं, आते रहेंगे, आते थे, आते हैं और आते रहेंगे, इसलिए आप सब इनको बहुत प्रॉपर वे में फास्ट कैलकुलेशन से काम करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ। तो देखो एक एक्सपेंशन में स्टार्टिंग से और एंड से, यानी स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म और एंड से फिफ्थ टर्म, मान लो मैं इसको T5 डैश लिख देता हूँ, उसका रेशियो देखो, स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला होता है NC4 इंटू 2 की पावर 1/4 इंटू n-4 इंटू 1/3 की पावर 1/4 की पावर 4। ठीक है, एंड से जब हम भी फिफ्थ टर्म, जब भी हमें एंड से लिखना होता तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो बच्चों, क्या करो आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो आपका जो
फॉर्मूला बन जाएगा NC4 इंटू, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो 1/3 की पावर 1/4 की पावर n-4 इंटू 2 की पावर 1/4 की पावर 4, और इसका रेशियो दे रखा है उसने कितना, √6/1। अब भाई साहब यहाँ से क्या निकल आएगा आपका, यहाँ से n निकल आएगा, मैं भी कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। n निकल आएगा, उस n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, T3 का फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चैप्टर कौन सा है, बायनोमियल, ठीक है। देखिए फॉर्मूला लगाया, वही सिंप्लीफिकेशन किया, n की वैल्यू 10 आ गई, n की वैल्यू 10 को पुट करके T3 निकाल दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, वैल्यू निकल आई 60√3। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 4, ठीक है, आंसर नंबर 4। ओके, किसका क्वेश्चन था, बायनोमियल का, कैसा था, वेरी इजी था या इजी था, वेरी इजी, अगर हम मेंशन नहीं करें तो इजी होगा। होपफुली सारे बच्चों का ये सही होना चाहिए, सही हुआ होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट मिस्टेक ये क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मॉडुलस इक्वेशन का। ग्राफ भी इसकी अप्रोच होती है और कैलकुलेशन भी इसकी अप्रोच होती है। अगर मैं आपको कंसेप्ट वाइज इसके ग्राफ को बताऊं तो x² - 8x + 15 है, 7 दूनी 14, 5 से 15, तो x² मतलब ये जो लिखा हुआ है इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, x² - 5x - 3x प्लस का 15 का मॉड इज इक्वल्स टू 2x - 7। यहाँ से आ जाएगा मॉडुलस ऑफ x - 5 इंटू मॉडुलस टाइम्स x - 3 का मॉड शुड बी इक्वल्स टू 2x - 7। ग्राफिकली अगर आप देखना चाहोगे तो ये वाला ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा, ये वाला ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो इसका शेप कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये आ गया 0.3, ये पॉइंट आ गया 5, और अगर मैं इस वाले ग्राफ को बनाऊंगा तो ग्राफ कुछ ऐसा बन के आएगा, ये पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा 7/2। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, दोनों एक दूसरे को कट करेंगे 2 पॉइंट पे, ठीक है। उसे बोला सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस थिंग, इन दोनों का सम निकालना है अपने को। अब वो कैलकुलेशन ग्राफिकली की दो तरीके ग्राफ के, अगर आप ध्यान देखें तो ये पॉइंट तब आएगा जब ये वाली ब्रांच इसके साथ सॉल्व करी होगी 5 से बड़ी वैल्यू, तो इसको दो केस में तोड़ दो, तो x² माइनस का 8x प्लस का 15, एक बार प्लस साइन के साथ खोल दो इज इक्वल्स टू 2x - 7, और एक बार माइनस साइन के साथ खोल दो, x² माइनस का 8x प्लस का 15 इज इक्वल्स टू 7 - 2x। यहाँ से 2x की वैल्यू आएंगी, 2x की वैल्यू आएंगी, एक एक्सेप्ट करी जाएगी, एक रिजेक्ट करी जाएगी। कौन कौन सी आ रही है ये वो देखते हैं। ये देखिए खोला तो एक आई है 5 + √3, एक आई है 5 - √3, एक आई है 4 और 2, तो 2 रिजेक्ट हो गई हमारी, देखो 2 रिजेक्ट हो जाएगी 3 के पीछे, 5 - √3 रिजेक्ट हो जाएगी 5 के पीछे, तो एक 5 से बड़ी वैल्यू चाहिए, 5 + √3 आ गई, एक 3 और 4 के बीच की वैल्यू चाहिए, करेक्ट है, उससे बड़ी तो वो 4 आ जाएगी, 3 और 5 के बीच की, तो अल्टीमेटली वैल्यूज आ गई 5√3 और 4, अल्टीमेटली सम आ गया 9√3, और करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 3। कौन से चैप्टर का दोगे, तो मैं तो फंक्शन का ही दूंगा, करेक्ट है, क्वाड्रेटिक का भी दे सकता हूँ, फंक्शन का भी दे सकता हूँ। लेवल कैसा होगा, तो मैं इसको ईजी बोलूंगा, कौन सा लेवल दूंगा, इजी लेवल दूंगा। होपफुली सारे बच्चों को ये सही रहा होगा, कई बार ने ग्राफ से कर लिया होगा, कई ने एनालिटिकली करा होगा, जिससे भी मैनिपुलेट करा होगा, बट इजी क्वेश्चन था, सही होना चाहिए था, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जेईई मेंस का है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए ऑफ अ वर्टिकल वॉल ए बी ऑफ हाइट 30 मीटर, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया है, ठीक है, जिसको यूजुअली हम लोग जेईई मेंस में यूज करते हैं। कैसा लेवल है, तो मीडियम लेवल, ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इवन मेरे को तो लग नहीं रहा कि मैं स्लॉट में कोई टफ दे भी पाऊंगा, आया ही नहीं है, सारे क्वेश्चन डायरेक्ट है। एक ए बी वॉल दे रखी है, ठीक है, ए और बी ऑफ हाइट 30 मीटर, एंगल ऑफ डिप्रेशन द टॉप ऑफ द पी एंड क्यू, बॉटम क्यू पी ऑफ अ वर्टिकल टावर पी क्यू आर 15 डिग्री, ये ए है सॉरी, और ये बी है, तो एक ये है वर्टिकल का और ये है बॉटम का। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें, एक एंगल ये दे रखा है और एक एंगल ये दे रखा है, ठीक है, 15 और 60 दे रखा है, तो डेफिनेटली ये 15 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। सी द पॉइंट ऑन ए बी सच दैट सी बी इक्वल्स टू पी क्यू, तो यहाँ पे सी पॉइंट बैठा हुआ है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गई। देन द एरिया इन मीटर स्क्वायर ऑफ द क्वाड्रिलेटर बी सी पी क्यू, ठीक है, बी सी पी क्यू क्वाड्रिलेटर का हमें क्या निकालना है, इस पूरे का हमें एरिया निकालना है। तो अपन ने क्या किया, अपन ने इसको x मान लिया और इसको y मान लिया, एरिया निकालने के लिए अपने को xy चाहिए, ठीक है। तो अपन ने ट्राइंगल ए
बी क्यू देखा तो ट्राइंगल ए बी क्यू से फॉर्मूला लगा दिया, ये 60 डिग्री था तो ये भी 60 होगा, तो 1060 इज इक्वल्स टू 1060 डिग्री इज इक्वल्स टू 30/y लिख दिया, यहाँ से y इज इक्वल्स टू निकल के आ गया 30/1060 इज इक्वल्स टू 10√3। फिर ट्राइंगल अपन ने लिया है ए सी पी, ट्राइंगल ए सी पी में मैंने 10-15 डिग्री लगा दिया, 10-15 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 30 - x/y, तो यहाँ से आ जाएगा 30 - x इज इक्वल्स टू y टाइम्स 10-15 हो जाएगा 2 - √3। ठीक है, y की वैल्यू हम को पता है, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 30 - 20√3 प्लस 30, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 60 - 20√3। कैलकुलेशन गलत ना हो बस एक बार देख लेना, तो x आ चुका है, y आ चुका है, एरिया निकालना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आंसर चेक कर लेंगे। तो 60 - 20√3 एंड 10√3, लेट मी चेक द ऑप्शंस। तो y आ गया 10√3 अपना और x आ गया 60 - 20√3, ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और करेक्ट आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 4। तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था जेईई मेंस टॉपिक का, थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन थी, इसलिए मैं इसको इजी प्लस भी लिख सकता हूँ या मीडियम भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो होपफुली आप सबका ये क्वेश्चन सही हुआ होगा, आसान क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेईई मेंस एंड यू विल हैव टू बी वर्कआउट, इसको करके और करके ही आना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है वेक्टर का। ओके भाई, तो एक वेक्टर ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी ए परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी। ओके, तो वेक्टर डी परपेंडिकुलर टू बोथ बी एज वेल एज सी, यानी यहां से मैं बोल सकता हूं जो वेक्टर डी होगा वो होगा लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी के बराबर। बहुत शानदार बात भाई। तो उसने बोला एंड ए डॉट डी इज इक्वल्स टू 18, तो ए डॉट डी इज इक्वल्स टू 18 है, तो ए के साथ डॉट कर दो इसका, तो ए डॉट डी इज इक्वल्स टू 18 आ गया, तो लैम्डा टाइम्स बॉक्स ऑफ एबीसी बन गया, बॉक्स ऑफ एबीसी बन गया विच इज इक्वल टू हाउ मच 18। यहाँ से अपन ने क्या निकाल लिया होगा, यहाँ से अपन ने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली होगी बच्चों, क्यों, क्योंकि अपने पास ए पता है, बी पता है, सी पता है, बॉक्स हमें निकालना आता है, तो लैम्डा टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 4 1 -2 -2 -1 4 और 3, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आएगी वो लैम्डा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर, चलो भाई। फिर उसने आगे बोला ए क्रॉस डी का होल स्क्वायर क्या होगा। ये होल स्क्वायर बेसिकली बॉक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट है, गलत टाइपिंग हो गई, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस डी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस डी का जो होल स्क्वायर होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ए डॉट डी का होल स्क्वायर। तो देखो ए डॉट डी में पता है 18 का स्क्वायर बन जाएगा, ये ए हमें पता है ऑलरेडी, लैम्डा आने के बाद हमारा वेक्टर डी निकल आएगा, क्योंकि बी क्रॉस सी भी हमें पता है, बी पता है, सी पता है, ठीक है, सारी कैलकुलेशन दे रखी है। तो देखो यहाँ से अपन ने लैम्डा निकाल लिया होगा, लैम्डा 2 आ गया, डी हमारा वेक्टर निकल आया होगा क्योंकि हमने बी क्रॉस सी का यूज़ कर रखा होगा, बी क्रॉस सी अपन कैलकुलेट कर लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करके, तो बी क्रॉस सी हो जाएगा आई जे के 1 -2 -2 1 -2 -2, करेक्ट है, -1 4 और 3, -1 4 और 3, तो यहाँ से बी क्रॉस सी निकाल लेंगे, बी क्रॉस सी को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर डी हमारा जनरेट हो जाएगा। तो ए डॉट डी का फॉर्मूला लगा दिया, तो आपकी वैल्यू कैलकुलेट कर दी और आंसर 720। आंसर नंबर 3 आया है। क्वेश्चन वेक्टर का था, कैसा था, तो मीडियम भी बोल सकता हूँ, मीडियम प्लस भी बोल सकता हूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, लैग्रेंज आइडेंटिटी भी उसने यूज़ कर ली, यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट भी मैंने यूज़ कर लिया कि अगर एक वेक्टर दो वेक्टर के पैरेलल है, दो वेक्टर के पैरेलल है तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, तो वो कंसेप्ट यूज़ करके मैंने ये मैनिपुलेट कर दिया था। होपफुली आपका ये सही होगा। कॉपी में ऑलमोस्ट काफ़ी इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने कर रखे हैं, या तो डीपीपी में या मॉड्यूल में कहीं ना कहीं आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए मैं इसको मीडियम दे रहा हूँ। इवन मैं ईजी प्लस भी दे सकता था, तीनों ऑप्शन है इसके, डिपेंड करता है वेक्टर टू वेक्टर, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, कि वेक्टर टू वेक्टर बोल गया, स्टूडेंट टू स्टूडेंट की वेक्टर को किस तरीके से हैंडल कर रहा है, ठीक है। होपफुली आप सबका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 की पावर x प्लस 3 की पावर y की पावर x इज इक्वल टू 20 देन द dy बाई dx एट 2,2 इज इक्वल टू। ओके बच्चा, तो ये एमओडी का क्वेश्चन है और कौन से फॉर्म का दिया गया है, ये एक्सप्लिसिट फॉर्म का दिया गया है, सॉरी इम्प्लिसिट फॉर्म का दिया गया है। इम्प्लिसिट फॉर्म के डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना है 2,2 पे, तो इसका सीधे डिफरेंशिएशन कर देते हैं। 2 इंटू एक्स की पावर y का डेरिवेटिव तो x की पावर y, फॉर्मूला याद होगा v1 की पावर v2 मैंने याद करवा रखा था। v1 की पावर v2 का डेरिवेटिव होता है v1 की पावर v2 इंटू v2 इंटू ln v1 का डेरिवेटिव मतलब y इंटू 1 बाई एक्स प्लस का ln x इंटू y का डेरिवेटिव दैट इज dy बाई dx प्लस 3 टाइम्स ऑफ y की पावर तो सेम फॉर्मेट v1 की पावर v2 इंटू v2 ln y का 1 अपॉन y इंटू dy बाई dx प्लस का y इंटू ln x का सॉरी ln y into dy by dx of x that will be equals to 1 should be equals to 0। 2,2 से पुट कर दो और 2,2 से पुट कर दो x और y की जगह पे, हर x और y की जगह पे 2,2 पुट कर दो, जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट कर लो, विल गेट योर आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, एमओडी का था। मैं इजी प्लस या मीडियम में डाल देता हूँ, जिनको डेरिवेटिव करने में दिक्कत होती है उनके लिए मीडियम है, अदरवाइज ये इजी प्लस है। ठीक है, ध्यान से देख लें। v1 की पावर v2 का फॉर्मूला लगाया है, v1 की पावर v2 का डेरिवेटिव होता है v1 की पावर v2 इंटू v2 प्लस ln v1 इंटू v2 का डैश। ठीक है, ये डैश ऑफ बेसिकली ln v1 है, मतलब आप बेसिकली फॉर्मूले को ऐसे पढ़ें, ये काट देते हैं अपन। v1 की पावर v2 का डेरिवेटिव होता है v1 की पावर v2 इंटू v2 ln v1 का डैश ln v1 इंटू v2 का डैश। ये है फॉर्मेट पूरा। ठीक है बच्चों, उसी को यूज करके अप्लाई करके 2,2 को पुट कर दिया और डेरिवेटिव निकाल दिया अपन ने। करस्पॉन्डिंगली करेक्ट आंसर आ गया, आंसर नंबर 2 एमओडी का क्वेश्चन। थोड़ा सा इजी प्लस, या जिसको ये फॉर्मूले में पेन होता है वो लॉग लेकर के कई लोग डिफरेंशिएट कर रहे होंगे एक एक टर्म को पकड़ करके, किसका डेरिवेटिव अलग लिखा होगा फिर इसका अलग लिखा होगा, उनके लिए थोड़ा सा लेंदी हो गया होगा, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल मैंने आपको बता ही दिया। क्वेश्चन का लेवल मेरी नज़र में या तो इजी प्लस होगा या मीडियम होगा, अदरवाइज क्वेश्चन इजी है। तो होपफुली आप सबका सही होगा। मॉड्यूल में इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको नहीं मुझ पे विश्वास होता है उठा के देखिए, मोशन का मॉड्यूल आपको दिखेगा। इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने मॉड्यूल में डाल रखे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन मॉड्यूल के फॉर्मेट का आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई प्लस ए जेड इज इक्वल टू बी फलाना डिमाका इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन तब लेता है जब उसका डेल्टा 0 हो, डेल्टा x 0 हो, डेल्टा y 0 हो और डेल्टा z 0 हो। सबके सब जब 0 होंगे तब सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइट सोल्यूशन लेता है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन सिंगल ऑप्शन में दे रखा था इसलिए हम किसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो देखिए। तो सबसे पहले मैंने डेल्टा को 0 किया। डेल्टा का मतलब होता है 1 1 a 2 5 2 1 2 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 0। फिर मुझे b निकालने के लिए एक ऐसा डिटरमिनेंट चाहिए जिससे a गायब हो जाए। तो देखो b निकालने के मैंने इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग डेल्टा x या डेल्टा y मैं डेल्टा z निकाल देता हूँ। तो डेल्टा z को मैंने 0 ले लिया, तो डेल्टा z हो गया 1 2 1 1 5 2 b 6 3, इसको 0 कर दिया। यहां से मेरा a सॉल्व हो चुका है, यहां से मेरा b सॉल्व हो चुका है। बच्चों कंसेप्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। उसने 2a प्लस 3b की वैल्यू पूछी है। अब सोचो सर आपने डेल्टा x डेल्टा y क्यों नहीं चेक किया। मान ले ये नहीं सेटिस्फाई कर भी रहा होगा तो a और b की कोई भी ऐसी फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही होगी, तो क्वेश्चन जो दिया गया वो इनकरेक्ट हो गया, तो क्वेश्चन तो बोनस चला जाएगा। करेक्ट है। और अगर ऐसा नहीं है तो जो हमने निकाल रखा डेफिनेटली सही होगा, बाय डिफॉल्ट वो सही आ रहा है कैलकुलेशन करते वक्त। ठीक है, तो देखो कंडीशन लगाई, डेल्टा को 0 किया, a 7 आ गया, डेल्टा z को 0 किया, b 3 आ गया। 7 3 का यूज करके 2a प्लस 3b की वैल्यू 23 आ गई। योर आंसर इज 4। ठीक है, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कैसा क्वेश्चन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन का है, तो मैं इसको मीडियम या मीडियम प्लस का फॉर्मेट दे सकता हूं। होपफुली आप सबका ये सही होगा। अगेन इसी टाइप के क्वेश्चन हमने करा रखे हैं मॉड्यूल में, डीपीपी में, मोशन के मॉड्यूल डीपीपी आप उठाएंगे आपको दिखेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन हमने सारे के सारे करा रखे हैं। कॉपी में भी आपको मिल जाएगा, नोट्स उठा करके भी देखेंगे। तो आप सब बच्चों का सही रहा होगा, जिनका नहीं सही वो इन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से समझते हुए नोट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लॉजिक्स का है, जेई मेंस टॉपिक का। एज यूजुअल हर साल आता है, हर एग्जाम्स में आता है, हर एग्जाम के हर पेपर में आता है, मतलब जितने भी स्लॉट होंगे हर स्लॉट का ये क्वेश्चन होता है। थोड़ा सा बेटर है इसलिए मैं इसको मीडियम लिख देता हूँ, अदरवाइज ये इजी प्लस ही है। ठीक है, बेसिक कंडीशंस होती है, क्या होती है मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। पी इंप्लाइज क्यू इंटरसेक्शन आर इंप्लाइज क्यू, वी नो दैट पी इंप्लाइज क्यू इज इक्वल टू नरेशन पी यूनियन क्यू होता है। उसका यूज करते हुए हम नरेशन पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन नरेशन आर यूनियन क्यू करेंगे। तो इन दोनों को हम यूज करेंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे नरेशन पी इंटरसेक्शन नरेशन आर यूनियन क्यू, क्योंकि क्यू पीछे बैठा हुआ है। ठीक है, प्रॉपर्टी लग के आ जाएगा, ये इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा। इसका नरेशन बाहर निकालेंगे तो इंटरसेक्शन ऑफ नरेशंस शुड बी इक्वल टू नरेशन ऑफ यूनियन का यूनियन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पी नरेशन पी यूनियन आर यूनियन क्यू शुड बी इक्वल टू पी यूनियन आर इंप्लाइज क्यू। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है आंसर नंबर 1। डायरेक्ट क्वेश्चन है, लॉजिक्स का है, ट्रुथ टेबल से भी ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर आप ट्रुथ टेबल बना के करेंगे उससे भी हो जाएगा, और डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। वेन डायग्राम कंसेप्ट से इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली आप सबका सही होगा। काफी इजी टॉपिक होता है ये, हर बच्चे का सही होता है। हर बच्चा इसको 2 घंटे रिवाइज करके एक क्वेश्चन 110% जेईई मेंस में आता है, वो उसका हो भी जाता है। तो होपफुली आप सबका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फंक्शनल इक्वेशन अलोंग विद द डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो फंक्शनल इक्वेशन अलोंग विद द डेफिनेट इंटीग्रेशन से मैं इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन में डाल रहा हूं। ठीक है, आपके पास ये फंक्शनल रूल एक दे रखा है, बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट होता है ये, 5 टाइम्स ऑफ एफ एक्स प्लस 4 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स। बच्चों दिस विल बी इक्वल्स टू 1 बाई एक्स प्लस का 3। मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छे से पता होगा इसको हम लोग कैसे करते हैं। हम इसको करते हैं एक्स को किससे रिप्लेस करके 1 बाई एक्स। थॉट प्रोसेस फास्ट करें अपनी, एक्स को किससे रिप्लेस करके 1 बाई एक्स से। जैसे रिप्लेस करोगे यू विल गेट 5 टाइम्स ऑफ 1 बाई एक्स प्लस का 4 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। नाउ व्हाट यू डिड, यू हैव टू सिंप्लीफाई दीज टू इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके यहां से आप एफ एक्स और एफ ऑफ 1 बाई एक्स निकाल सकते हैं। हमें एफ ऑफ 1 बाई एक्स की जरूरत नहीं है। गलत नहीं है, नहीं है, करेक्ट है, गलत नहीं है कोई कि मैं गलत कर दूं, इसको काटना नहीं है मुझे किसकी जरूरत है वो वर्ड यूज करूं, तो मुझे एफ एक्स की जरूरत है। यहां से मैंने एफ एक्स निकाला, एफ एक्स को मैं इसमें यूज कर लूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए वही कैलकुलेशन मैंने करी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व करके अपन ने एफ एक्स निकाल दिया। उसने पूछा था इंटीग्रेशन 18 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स, सिंप्लीफिकेशन कर दिया, वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, आंसर आ गया 10 ln 2 माइनस 6। तो मेरे प्यारे बच्चों जिन्होंने भी थोड़ा बहुत भी कैलकुलस में स्मार्टली काम कर रखा होगा उनको इस इक्वेशन को देख करके अप्रोच लगाना अच्छे से आता होगा। अगेन हमारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है कंसेप्ट वाइज। ठीक है, डोमेन का क्वेश्चन को देखना आप लोग, आपको शीट में मिलेगा। कंसेप्ट बिल्कुल सिमिलर यूज हुआ है, वहां से हम लोगों ने इंटरप्रेट किया। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन था फंक्शन चैप्टर का, और कैसा लेवल था, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन का या फंक्शन, इवन डेफिनेट इंटीग्रेशन डालो, इवन फंक्शन ही डालो, कंसेप्ट तो फंक्शन का लगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन तो बेसिक लगा है। ठीक है ना, तो फंक्शन में डाल सकते हैं अपन। और कौन सा लेवल होगा, तो मेरे हिसाब से ये इजी प्लस या मीडियम लेवल रहेगा। आप सबका सही रहा होगा, शानदार, आपके 4 नंबर बढ़ चुके हैं अब तक, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ रहा होगा। जो भी बच्चों ने इन स्लॉट का पेपर दिया होगा उनके स्कोर मैथ्स में अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ओके मीन एंड वेरिएंस। अगेन हमारा जेईई मेंस का क्वेश्चन आया मीन एंड वेरिएंस कंसेप्ट पे। ठीक है, उसे 2 डाटा दे रखे हैं, मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ सेट ऑफ 15 नंबर्स इस 12 और 14। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अनदर सेट ऑफ 15 नंबर्स आर 14 एंड डेल्टा स्क्वायर, जो भी कहते हैं रोज स्क्वायर्स को। द वेरिएंस ऑफ ऑल 30 नंबर्स इन द 2 सेट्स इज 13, देन डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू पूछी। तो देखो 2 सेट दे रखे हैं, उसके मीन पता है, वेरिएंस पता है, और दोनों सेट का कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला से दे रखा है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है होपफुली, ठीक है, वो देखिए फॉर्मूला यहाँ पे ये लिखा हुआ कंबाइंड वेरिएंस। ठीक है, कंबाइंड वेरिएंस इज इक्वल टू n1 वेरिएंस का पहले वाले का स्क्वायर प्लस n2 दूसरे वाले का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2, n1 n2 इंटू पहला मीडियन माइनस दूसरा मीन का होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। सबकी वैल्यू सब पता है हमें, n1 15 है, n2 15 है, n1 15 है, n2 15 है, डेल्टा स्क्वायर पहले वाले का 14 है, डेल्टा स्क्वायर दूसरे वाले का पूछा गया है, मीडियन 1 पहले वाले की 12 है, मीडियन 2 दूसरे वाले की 14 है। लेट मी चेक वंस, 12 है, 14 है, 14 है, डेल्टा स्क्वायर है, करेक्ट है, 14 है और डेल्टा स्क्वायर है, 14 डेल्टा स्क्वायर करेक्ट है। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ से डेल्टा स्क्वायर जो निकालना था उसकी वैल्यू 10 आ गई। करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 2 है। किस टॉपिक का क्वेश्चन है, जेईई मेंस टॉपिक का क्वेश्चन है, जेईई मेंस टॉपिक का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, इजी है, टफ है, मीडियम है,
तो अगर आपको कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला याद है तो ये इजी, अदरवाइज ये मीडियम या मीडियम प्लस में जाएगा, ठीक है, अगर आप इसको अलग अलग हैंडल करेंगे तो, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 13 दे रखी है इसने, ठीक है। ये भी नोट्स में इस फॉर्मेट का क्वेश्चन अपन ने करा रखा है, इसलिए आपको हो सकता है ये याद आ गया हो, डायरेक्टली आपने अप्लाई कर दिया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, काफी बच्चों का सही रहा होगा ऐसा मैं मान रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटीजर टाइप का है। लेट द टेंजेंट टू द कर्व दिस थिंग। एक पैराबोला आपको दे रखा है, पहला वाला कर्व जो है ये पैराबोलिक फॉर्मेट दे रखा है उसने आपको, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है एट द पॉइंट पी। तो कर्व पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी अपन ने, x इंटू x1 प्लस का x टाइम्स ऑफ x प्लस x1 x प्लस 1 हो जाएगा, मतलब x टाइम्स नहीं आएगा, सॉरी x प्लस 1 आ जाएगा, ये 2x है ना, तो x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 3 हो जाएगा, प्लस का 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो टेंजेंट एट द पॉइंट P निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास 2x माइनस 2y माइनस 6 प्लस का 3 प्लस 1 4 इक्वल टू 0, यानी अल्टीमेटली टेंजेंट की इक्वेशन एट द पॉइंट P निकल के आ जाएगी बच्चा x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है, कार्टेशियन फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखी इस कर्व की, किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट P 1,3। मीट द वाई एक्सिस एट ए। अभी अगर वाई एक्सिस को ए पे मीट करेगी तो ए की कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,2, ठीक है। फिर उसने बोला है लेट द लाइन पास इन थ्रू P, P से जो पास करे लाइन 1,3 एंड पैरेलल टू द लाइन दिस थिंग। तो लाइन पैरेलल टू L1, लेट अस अज्यूम L1 लिख देता हूँ, पासेस P, पासेस P। तो उसकी इक्वेशन लिखनी होगी तो अपन लिख देंगे x माइनस 3y इक्वल्स टू लैम्डा इक्वल्स टू 1 माइनस 9 माइनस का 8, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 डाल दिया। मीट द पैराबोला दिस थिंग। अभी पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x को मीट कर रहा है, 2 पॉइंट आया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके b के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कॉमन सी बात है, b के 2 कोऑर्डिनेट आ रहे होंगे, उन दोनों में वो कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कराना जो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा हो, करेक्ट है। तो दोनों में जो एक एक्सेप्ट करा जाएगा उसको एक्सेप्ट करा देंगे। ए ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, बी हमारा आ जाएगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके हमें आंसर निकालना है, ठीक है। आइए देखते हैं, कर्व दिया हो तो कर्व पे अपन ने टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दी, ए निकाल दिया, लाइन पैरेलल टू दिस थिंग, लाइन की इक्वेशन निकाल दी, लाइन को पैराबोला के साथ सॉल्व कर लिया, बी के 2 कोऑर्डिनेट आ गए। इस वाली लाइन को कौन सा कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा, सेकंड वाला सेटिस्फाई करेगा, पहला वाला रिजेक्ट हो गया। ए आ चुका था हमारा 0,2, बी आ चुका है हमारा 16,8, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल के अपन ने ए बी का स्क्वायर निकाल दिया, करेक्ट है। तो ए बी का स्क्वायर निकल के आ गया 292। तो इंटीजर टाइप में करेक्ट आंसर आएगा इसका 292। तो आप इसको पैराबोला का क्वेश्चन बोलें, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी अदर चैप्टर। और क्योंकि इंटीजर टाइप है और हमें आंसर नहीं पता होता है और कैलकुलेशन ठीक है, इसके अंदर टेंजेंट भी निकालनी है, फिर लाइन निकालनी है, फिर पैराबोला के साथ सॉल्व करनी है, फिर क्रॉस चेक करना है, फिर डिस्टेंस निकालना है, थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है, इसलिए मैं इसको मीडियम प्लस दे, ठीक है। तो कई बच्चों का ये सही हुआ होगा ऐसा मानता हूं, और आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, एक पॉइंट दे रखा है लाइज इनसाइड द रीजन। तो ये एक लाइन दे रखी है और ये एक सर्किल दे रखा है। सर्किल क्या मतलब, बेसिकली कर्व दे रखा है, ठीक है। सर्किल का अपर हाफ का भी अंडर रूट वाला फॉर्मेट है। द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द पी लाइज इन द इंटरवल a, b, देन दिस वैल्यू शुड बी, ठीक है। तो अपने पास एक लाइन दे रखी है, x इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये लाइन आ गई अपने पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो लाइन का ये जो इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी इसके बाहर का पोर्शन है, और y इज इक्वल्स टू 9 माइनस x स्क्वायर, ये कर्व आ जाएगा ऐसे कुछ, दोनों 3 को सेटिस्फाई करेंगे, सॉरी दोनों 3 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों 3 को सेटिस्फाई करेंगे तो जो सर्किल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यूं, और लेस देन इक्वल्स टू है, मतलब सर्किल के अपर पार्ट का अंदर पार्ट, यानी कि जो कॉमन एरिया आएगा वो ये एरिया आएगा, ऐसे समझ लो। तो पी पॉइंट यहाँ कहीं होना चाहिए आपका, मान लो मैं इसको पी लिख देता हूँ या ए लिख देता हूँ, चलो ए लिख दो। तो ए पॉइंट आपका इस पोर्शन में होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ अ पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, तो एल ऑफ ए का तो पॉजिटिव होना मस्ट हो गया और सी ऑफ ए का नेगेटिव होना मस्ट हो गया, क्योंकि इनसाइड है। तो एल ऑफ ए की कंडीशन अगर अपन लगाएंगे तो अपने पास कंडीशन आ जाएगी पी पी प्लस 1 माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यहाँ से आ जाएगा पी शुड बी ग्रेटर देन 1, दिस इंप्लाइज पी शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। और यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कर्व दैट मीन्स बी इक्वल्स टू पी प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस पी का होल स्क्वायर विच इज लेस देन 0। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा p प्लस 1
लेस देन अंडर रूट ऑफ 9 प्लस माइनस पी स्क्वायर। ध्यान देना कैलकुलेशन। अब पी अगर 1 से बड़ा तो ये पॉजिटिव ही होगा। अब अगर ये पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि हमको अल्टीमेटली इन दोनों का क्या लेना होगा बच्चों, इंटरसेक्शन। इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट का क्या लेना है हमें, इंटरसेक्शन। अब अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना तो पी 1 से बड़ा, तो यहाँ पे 1 से बड़ा ही बैठेगा। 1 से बड़ा तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया तो दोनों की स्क्वायरिंग करने में कोई दर्द नहीं है। तो अपन लिख दिया पी स्क्वायर प्लस का 2p प्लस का 1 शुड बी लेस देन 9 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, एक साइड पे ले आएंगे तो 2p स्क्वायर प्लस का 2p माइनस का 8 विच इज लेस देन 0। यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी माइनस 1 विच इज लेस देन 0। अब ध्यान से दिमाग लगाना, कुछ भी आएगा इसका सोल्यूशन तो अल्टीमेटली जो पी की रेंज आएगी तुम्हारी, यहाँ से मान लो कोई भी रूट आ गया, इसके दो भी रूट, जो भी रूट आ रहा है, रूट 17 कुछ आता है शायद। ठीक है, मैंने किया था बट मैं आपको बता रहा हूँ कंसेप्ट इसका क्या है, स्मार्टनेस क्या है वो देखो। जो भी इसका रूट आएगा तो ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 थी मान लो, और 1 और 2 का तो इंटरसेक्शन जब लेगा, 1 और 2 का तो जब इंटरसेक्शन लेगा तो तेरा जो पी आएगा 1 से बड़ा आएगा और कुछ लैम्डा आएगा। बाय डिफॉल्ट उसने लैम्डा को बी लिख रखा है और 1 को ए लिख रखा है। लैम्डा जो भी आएगा वो इसका रूट होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, लैम्डा जो भी आएगा, सॉरी यहाँ 4 आएगा, 1 नहीं आएगा, 4 आएगा, जो भी आएगा इसका रूट आएगा। ठीक है, तो उसने पूछा तुमसे बी स्क्वायर प्लस बी माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो भाई साहब बी स्क्वायर प्लस बी तो ऑलरेडी 4 हो चुका है, तो वो तो मैं 4 लिख दूंगा। माइनस ए स्क्वायर चाहिए, ए की वैल्यू ऑलरेडी 1 आ चुकी है मेरी, तो मैं इसको 1 लिख दूंगा। अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा 3। ये है स्मार्ट वर्क। किसी को ये सॉल्व करने की इनइक्वालिटी की जरूरत नहीं थी अगर वो दिमाग चला देता। ठीक है, अब क्या किया गया वो देखो आप। ठीक, सेम पिक्चर आई, ए मान लिया, इसको पॉइंट को ए मान रखा है, कंडीशन लगाई एल ऑफ ए पॉजिटिव, एस ऑफ ए लेस देन 0, इक्वेशन 1 लिख दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। ये देख वहीं पहुंच गया अपन। ये देख इसका सॉल्व करोगे तो पी की रेंज ये आएगी। 1 और 2 का इंटरसेक्शन लोगे, देख तेरी पी की रेंज ये आई। अभी जो रूट 17 माइनस 1/2 रूट आया है ना, ये बी की वैल्यू है। तो बैठ करके मैं बी स्क्वायर करेगा तो कई बच्चा तो बेहोश हो चुका होगा, वो सोचेगा सर मैं इसका स्क्वायर करता तो मेरी बैंड मच जाती। अरे भाई इसका स्क्वायर करना ही नहीं है, करना क्या है वो देखो। करना क्या है, जो ये बी की वैल्यू आई, जो ये रूट आया है, ये रूट ऑलरेडी इस क्वाड्रेटिक का था, तो अगर इस क्वाड्रेटिक का तो इस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो पी स्क्वायर प्लस पी की तो वैल्यू ऑलरेडी -4 आ चुकी है, 4 आ चुकी है, माइनस ए स्क्वायर जो कि 1 है। अल्टीमेटली आंसर 3 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 3। किस जगह पे डालोगे, तो मैं तो डालूंगा इसको पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन में या पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू कर्व में। तो मतलब सर्किल का मान लो मैं डाल देता हूं उसको सर्किल के कंसेप्ट में। कैसा क्वेश्चन था, मेरे लिए बहुत ट्रिकी कंसेप्ट पे क्वेश्चन था, बच्चे के लिए बहुत कैलकुलेटिव कंसेप्ट पे था, तो मैं तो इसको M+ दे रहा हूं। M+ देने का सिंपल एक रीजन है मेरा, वो ये रीजन है कि इस क्वेश्चन में बेसिक कंसेप्ट की बहुत प्यारी ट्रिक लगी है। अगर आपको ये सब सीखना, ये सब अप्लाई करना आ गया तो आपकी क्वेश्चन बहुत तेजी से, बहुत जल्दी जल्दी खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को, करेक्ट है? तो इस चीज को दिमाग में रख करके क्वेश्चन को प्रोसीड करें आप लोग। जिस तरीके से क्वेश्चन कराए जाते हैं उसकी जेईई मेंस में अगर आपको मैथ्स में हाई स्कोर करना है तो भाई साहब आपकी कैलकुलेशन ट्रिकी होनी चाहिए, ना कि घटिया होनी चाहिए। क्या आप लेंदी करते जा रहे ट्रिकी कंसेप्ट से कैलकुलेशन करिए, फटाफट आंसर लीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन का। कौन सा चैप्टर का है? डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसा कि सबको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन हर बार आता है, इस बार भी आया है। ठीक है, एक्सपेक्टेड था, आएगा, बिल्कुल आया। अपन क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा dy/dx के फॉर्मेट में लिख दे पहले, तब हमको फील आती है क्या लिखा हुआ है। तो अपन ने इसको dy/dx में लिखा, तो dy/dx इज इक्वल टू आ गया प्लस का dy/dx, तो दैट विल बी इक्वल टू प्लस का x वाले टर्म्स को उधर ले जाएंगे और x से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 1/x cos x। ठीक है, इधर y वाले कॉमन ले लो तो x sin x आ गया प्लस cos x आ गया डिवाइडेड बाई x cos x आ गया टाइम्स ऑफ y आ गया। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट आ चुका है अपना। LD को सॉल्व करने के लिए हमें एक IF चाहिए होता है। IF आएगा ये 10x प्लस 1/x टाइम्स ऑफ dx। तो 10x का इंटीग्रेशन ln sin x होता है, ln sec x होता है सॉरी, और 1/x तो ln x, तो ये ln आ जाएगा सॉरी e की पावर में जाता है, e की पावर में IF लिखा हुआ है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा e की पावर में आएगा। ठीक है, e की पावर में, तो e की पावर में आ जाएगा ln x sec x, तो अल्टीमेट आ जाएगा x sec x। बस क्वेश्चन खत्म। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है, सिंप्लीफाई करना है, सोल्यूशन लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अपने पास आ जाएगा y इंटू एक्स sec x इज इक्वल टू इंटीग्रल x sec x IF इंटू पीछे का टर्म क्या बैठा है 1/x cos x अपॉन x cos x।
प्लस का सी, ठीक है, वही फॉर्मेट आया होगा। ये देखो x एक x आ चुका है, इंटीग्रेट कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा 10x प्लस सी, y√3 दे रखा है, c की वैल्यू निकाल दी, पुट करके आंसर निकाल दिया, उसकी मॉड वैल्यू चाहिए, फाइनल आंसर हमारा 2 आ गया। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 2 है। चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन था। क्वेश्चन का लेबल कैसा था? एलडी का क्वेश्चन है, बहुत रेगुलर क्वेश्चन होता है, बहुत बार बोला है मैंने आपसे एलडी की प्रैक्टिस खूब करो, खूब करो। तो अगर आप एलडी की खूब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको इजी प्लस या मीडियम दे देता हूँ, ठीक है। सबका सही रहा होगा ऐसा मैं मान रहा हूं बच्चों, और इसकी प्रैक्टिस खूब करना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस एज वेल एज फॉर द एडवांस, तो इसलिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस अच्छे से और खूब अच्छे से करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट a belongs to z and bracket t is greater than the number of points where the function this। ओके, डिफरेंशियबिलिटी का किसका है? डिफरेंशियबिलिटी का हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या दे रखा है? फंक्शन, फंक्शन हमें दिया है fx इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ऑफ a प्लस 13 sin x, किस इंटरवल में दिया है? इन द इंटरवल 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो मैं इसका a तो बाहर निकालूंगा क्योंकि तो इंटीजर है, तो बन जाएगा ब्रैकेट ऑफ 13 sin x। अब 13 sin x की अगर मैं आपसे रेंज पूछूं 0 से पाई के बीच में, तो 13 sin x की रेंज आ जाएगी आपकी 0 से पाई के बीच में 0 से लेकर के 13 पे इक्वलिटी। एक x ऐसा होगा पाई/2 जिस पे 13 होगा, बाकी 0 से 13 में कितने इंटीजर फंसेंगे? एक फंसेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 1 फंसेगा, फिर 2 फंसेगा, फिर 3 फंसेगा, फिर 4 फंसेगा, फिर 5 फंसेगा, फिर 6 फंसेगा, फिर 7 फंसेगा, 8 9 10 11 12 और 13, 0 नहीं आएगा। इंटीजर मैंने पूछा। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। वहीं जहां जहां जितने इंटीजर फंसेंगे वहां उतनी जगह ये फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। अब बताओ 13 sin x अगर 1 है तो मतलब बेसिकली sin x की वैल्यू आ गई 1/13। sin x 1/13 0 से पाई में कितनी बार लेगा? इसको समझना, 13 sin x की वैल्यू अगर 1 थी, बॉक्स की वैल्यू बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 13 sin x इज इक्वल्स टू 1, तो करस्पॉन्डिंगली sin x इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 1/13। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये बताओ sin x 1/13 इस इंटरवल में कितनी बार होगा? 0 से पाई में sin x 1/13 2 बार होगा, पॉजिटिव फ्रैक्शन है, यानी यहाँ पे अपने पास 2 पॉइंट आएंगे जहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ऐसे इसमें भी कितने आएंगे? 2 आएंगे, इसमें भी 2 आएंगे, 2 आएंगे, 2 आएंगे, 2 आएंगे, 2 आएंगे, 2 आएंगे। चेक कर लेना आप फटाफट, जब तक ये 1 नहीं बनेगा तब तक ये 2 देते रहेगा। 2 आएंगे, 2 आएंगे, सब पॉजिटिव है, 2 आएंगे। जैसे मैंने इसको 13 sin x को 13 रख दिया, sin x 1 आ गया। अब sin x 1 0 से पाई में कितनी बार आएगा? एक बार आएगा, करेक्ट है। तो ये इतने पॉइंट पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 22 23 24 और 1 25, तो टोटल 25 ऐसे पॉइंट होंगे जहां पे ये फंक्शन हमारा क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। और जहां जहां ये डिसकंटिन्यूअस होगा बॉक्स होने की वजह से, वहां ये क्या होगा? नॉन डेरिवेबल होगा। तो कितने पॉइंट पे नॉन डेरिवेबल है? 25 पॉइंट। तो करेक्ट आंसर इज 25, ठीक है। लेट मी चेक द आंसर, करेक्ट है 25, 25 आंसर करेक्ट आंसर आया हमारा। अब 25 आंसर आया, चैप्टर डिफरेंशियबिलिटी है, बहुत कॉमन क्वेश्चन, मॉड्यूल में है, डीपीपी में है, क्लास नोट्स में, तीनों जगह अपन ने इस क्वेश्चन को कर रखा है, इसलिए मैं इसको इजी में मार्क कर रहा हूं। जिन बच्चों को बॉक्स में ग्राफ से दिक्कत होती है उनको पेन होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन क्या है? इजी क्वेश्चन है। क्या है? इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं कौन से चैप्टर से है? एरिया से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एरिया चैप्टर से है, ठीक है, एरिया चैप्टर से। द रीजन दिस, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, ध्यान से ऑब्जर्व कर ले। एक कर्व ये दे रखा है आपको, एक कर्व ये दे रखा है और एक लाइन पेयर दे रखा है x ग्रेटर देन y, ठीक है। तो x y से बड़ा है, इसके रीजन को निकालना है और उस एरिया की वैल्यू इसके बराबर बोल रखी है। तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सीधे सीधे इसको मैनिपुलेट कर दिया। जो एरिया बनेगा रिक्वायर्ड एरिया, वो एक कोऑर्डिनेटर का एरिया आएगा, हाफ ट्रायंगल का एरिया आएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, उसमें से करूंगा। अगर आपको फोटो वाइज देखना तो आप इसको ऐसे समझ लें कि अपने पास एक कर्व तो ये बन रहा है, ठीक है, एक ये सर्किल बन रहा है ऐसे, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ हो रही है। तो उसे क्या बोला वो समझ लेना। उसने बोला था कि सर्किल का बाहर, पैराबोला के अंदर, तो कॉमन एरिया ये आ जाएगा। इसमें से वो एरिया चाहिए जो इस ट्रायंगल की वजह से जनरेट हुआ हो, ऐसे।
ठीक है, स्ट्रेट लाइन ये जा रही है y इक्वल्स टू एक्स। तो ये पॉइंट नहीं था। तो मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल के एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दिया है, इस ट्राइंगल के एरिया में से ये वाला ग्रीन वाला एरिया माइनस कर दिया, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया। तो ट्राइंगल का एरिया ले लिया अपन ने, करेक्ट है, एक्स ग्रेटर देन वाई था, नीचे वाला ही पोर्शन रहेगा। ट्राइंगल का एरिया ले लिया, उसमें से ये कर्व का एरिया को माइनस कर दिया, करेक्ट है, इंटरप्रेट कर दिया, अल्टीमेटली वैल्यू 7/6 माइनस π/4 आ गई, वहाँ से n की वैल्यू 5 निकल के आ गई। तो एरिया एक रेगुलर चैप्टर है, रेगुलर चैप्टर का क्वेश्चन है, आता है, हर बार आता है, इस बार भी आया और आंसर। तो यानी ये एरिया का चैप्टर था, AUC एरिया अंडर द कर्व का। थोड़ा सा मैं इसको मीडियम प्लस सिर्फ इसलिए लिखता हूँ क्योंकि कई बच्चे इसको फोटो से इंटरप्रेट नहीं कर पाते, दिक्कत होती है, अदरवाइज सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, द नंबर ऑफ वेज ऑफ गिविंग 20। अगला चैप्टर किस क्वेश्चन का, अगला क्वेश्चन किस चैप्टर का है, PNC का है, PNC का। बाय डिफॉल्ट मेरी नज़र में ये क्वेश्चन बोनस होना चाहिए, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि जेईई मेंस वाले शायद ना करें, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन 2004-05 में आ चुका है, 2014-15 में आ चुका था, उन्होंने बोनस नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, मैं आपको दोनों रीजन समझाऊंगा। 20 वेज ऑफ डिस्टिंक्ट ऑरेंजेस टू द 3 चिल्ड्रन। 20 डिफरेंट ऑरेंजेस को 3 बच्चों में बांटना है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का डिस्टिंक्ट लोगों में। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का जब डिस्टिंक्ट लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, अंडर द कंस्ट्रेंट ईच चाइल्ड गेट एटलीस्ट वन ऑरेंज, तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है ग्रुपिंग से एक, ठीक है। देखिए मैंने आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने क्या किया है, मैंने बोला है कि जितने बच्चे थे, 3 बच्चे, कितने ऑरेंजेस से 20, तो टोटल तरीके होंगे 3 की पावर 20। उसमें से मैंने पहला केस माइनस कर दिया जब किसी एक बच्चे को कुछ ना मिला हो, बाकी सारे ऑरेंजेस 2 बच्चों में बढ़ गए हो, तो 3C1 से मैंने एक बच्चे को उठाया, बाहर फेंक दिया, बच्चे 2 बच्चों को ऑरेंजेस दे दिए 2 की पावर 20। उसमें एक केस ऐसा होगा सारी ऑरेंजेस राम ले गया होगा, एक केस ऐसा आएगा सारे ऑरेंजेस श्याम ले गया होगा, तो वो 2 केस मैंने माइनस कर दिए। फिर दूसरा केस मैंने लिया है कि 2 बच्चों को कुछ ना मिला हो, तो 2 बच्चे उठाए 3C2 से, उनको माइनस कर बाहर फेंक दिया इंटू 1 की पावर। अब ये मैंने क्यों नहीं कैलकुलेट किया था, क्योंकि जो आंसर NTA ने दिया था, आंसर की जब मैं चेक कर रहा था, तो NTA का आंसर 3 डिजिट का ये आया था। तो अब से बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि 3 की पावर 20 बहुत बड़ा नंबर होगा ये। अब NTA ने क्या गलती करी है इसको करने के लिए, या उसने आंसर 171 कैसे निकाला, मैंने वो भी आपको लिख के दिया है। उसने ऑरेंजेस को अगर आइडेंटिकल मान ले हम, तो हम इसमें बैगर्स लगा सकते हैं। कौन सा मेथड, बैगर्स मेथड लगा सकते हैं। बैगर्स मेथड क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट अमंग डिफरेंट लोगों में। तो हमने उसको एक इक्वेशन का रूप दे दिया कि 3 बच्चे थे, x + y + z को टोटल 20 ऑरेंजेस बांटने, अंडर द कंस्ट्रेंट हर बच्चे को एक मिले, तो एक एक बच्चे को दे दिया हमने। जब एक एक बच्चे को दे दिया तो ये इक्वेशन नहीं बन गई, इक्वल्स टू 17, इसमें बैगर्स लगा, तो योर आंसर शुड बी 171, जो NTA का दिया हुआ आंसर है। तो क्वेश्चन ये PNC का है, नोट्स का क्वेश्चन बोल सकते हो आप इसको, कहने को ये मैं इजी प्लस या मीडियम बोलूंगा, करेक्ट है, अगर दोनों क्वेश्चन अपने अलग अलग रूप में हो। इस रूप में होगा तो ये टफ में चला जाएगा क्योंकि बहुत हैवी कैलकुलेशन हो जाएगी, इस रूप में रहेगा तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि सीधे बैगर्स का फॉर्मूला है। बट मेरे लिए मैं इस क्वेश्चन को बोनस कर रहा हूँ, और मेरी NTA से गुजारिश है कि ऐसे क्वेश्चन में बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ होगा, प्लीज ऐसे क्वेश्चन को कंसीडर करा करें बोनस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटीजर टाइप का है, एक 3D चैप्टर का क्वेश्चन है। उसने बोला है एक पॉइंट है P, एक प्लेन के अबाउट उसकी इमेज दे रखी है, जिसको उसने Q बोल रखा है, R के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ट्राइंगल PQR का एरिया चाहिए, देन द स्क्वायर ऑफ द एरिया। स्क्वायर ऑफ द एरिया मतलब जो एरिया आएगा उसका स्क्वायर क्या आएगा। तो अपन ने इमेज फॉर्मूला लगा दिया, इस प्लेन के अबाउट लिखना है, तो अपन ने लिख दिया इसके कोऑर्डिनेट मान ले अल्फा बीटा गामा थे। तो अल्फा इमेज फॉर्मूला कहता है अल्फा -1/2 इज इक्वल्स टू बीटा -2/-1 इज इक्वल्स टू गामा, सही लिख रहा हूँ, करेक्ट है, गामा -3/1। यहाँ से हमारा अल्फा और इक्वल्स टू इमेज फॉर्मूला कहता है माइनस टाइम्स ऑफ, ठीक है, होपफुली याद होगा फॉर्मूला, जगह कम पड़ी, मैं आपको दिखाई देता हूँ सीधे, ये देखिए करेक्ट है। इमेज फॉर्मूला में कैलकुलेशन कर दी पूरी, यहाँ से अल्फा बीटा गामा निकाल दिया अपन ने, P हमें पता था, Q हमने निकाल दिया, R ऑलरेडी गिवन था, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दिया, वो आ गया 594, उसका स्क्वायर चाहिए था, आंसर आ गया 594, अंडर ऑफ 594 का स्क्वायर करा 594 आ गया। तो ये एरिया 3D का एक क्वेश्चन है, इमेज फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट है। तो 3D का क्वेश्चन इमेज फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट है, याद होना चाहिए फॉर्मूला, डायरेक्ट अप्लाई करते हैं उसके बाद कुछ भी नहीं बचता है, इसलिए मैं इसको इजी प्लस या मीडियम लिख रहा हूँ।
मेरी नज़र में। बच्चों ये सब कंसेप्ट अच्छे से 3D में आने चाहिए। 3 क्वेश्चन हो गए 3D के। 3D इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एज ऑलवेज वी आर टेलिंग। वेक्टर 3D से टोटल मिला करके 5 क्वेश्चन अब तक हो चुके आउट ऑफ 30, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। A circle passing the point this in the first quadrant touches the 2 coordinate axes। एक सर्किल पास कर रहा है, touches the 2 coordinate axes A and B। एक पॉइंट P से पास कर रहा है अल्फा कॉमा बीटा in the first quadrant 2 coordinate axes at the point A and B। The point P is above the line AB, AB के ऊपर है P, ठीक है, मेरा एजम्पशन सही है। The point Q on the line segment AB is the foot of perpendicular from P। P से इसका foot of perpendicular ड्रॉप किया, ये Q हो गया। If PQ is equals to 11, इसकी लेंथ 11 दे रखी है, then the value of अल्फा बीटा चाहिए। ओके तो देखो अगर Q हमें पता चल जाए, लेट अस अज्यूम मैंने Q के कोऑर्डिनेट्स को अल्फा डैश बीटा डैश मान लिया और इसके सेंटर इसकी रेडियस को, इस सर्किल की रेडियस को लेट अस अज्यूम मैंने A मान रखा है। तो देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्या किया है मैंने। तो फोटो सेम बनी है, सर्किल की इक्वेशन मान ली रेडियस A के साथ। तो अगर कोई सर्किल दोनों एक्सेस को टच करेगा तो उसका जो सेंटर होगा वो A, A हो जाएगा। तो सर्किल इक्वेशन आ जाएगी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। पॉइंट P मैंने अल्फा बीटा माना था, तो P का Q से डिस्टेंस करेक्ट है, सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर, क्योंकि P पॉइंट सर्किल को सेटिस्फाई करेगा। तो एक इक्वेशन ये अपने पास आ गई, इसको इक्वेशन 1 डाल के रख लेना। फिर लाइन AB की इक्वेशन हमें पता चल चुकी थी, Q पॉइंट उस पर लाई करेगा। तो इस लाइन पे इस पॉइंट P से, इस लाइन AB पे P से अपन ने फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात कर ली। P पॉइंट है तुम्हारा अल्फा कॉमा बीटा, लाइन की इक्वेशन तुम्हारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए। इस पे मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा दिया, जैसे अपन ने इमेज फॉर्मूला लगाया था। तो उसका फॉर्मूला होता है x मैंने अल्फा डैश मान लिया अपन ने, बीटा डैश मान लिया, तो अल्फा डैश माइनस अल्फा बाई 1, बीटा डैश माइनस बीटा बाई 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस ए बाई 2, करेक्ट है ना, कोफिशिएंट के साथ। वो दिख रही इक्वेशन, वहाँ से अल्फा डैश बीटा डैश और पी क्यू के बीच का डिस्टेंस 11 दे रखा था, तो ये होल स्क्वायर बनेगा। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, दिस विल बी इक्वल्स टू 11 था, इसकी वैल्यू 121 आ गई। एक रिलेशन ये आ गया। हमें चाहिए था क्या, अल्फा बीटा। हमें क्या चाहिए बच्चा, ध्यान से देखो, हमें चाहिए अल्फा बीटा। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी है, एक इक्वेशन ये थी और एक इक्वेशन ये आ चुकी है। क्या किया गया फिर से समझ लेना, क्यू पॉइंट का डिस्टेंस, क्यू पॉइंट अल्फा डैश बीटा डैश था, इमेज फॉर्मूले में यूज़ कर चुके हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, इसका जो रिजल्ट था उस रिजल्ट को मैंने यूज़ कर लिया, इस वैल्यू को यहाँ पे रख करके, ठीक है, सिंप्लीफाई करा, एक रिजल्ट आ गया। अब इन दोनों से ये जो डाटा दिया हुआ था, यही डाटा पहले 5 टर्म है, जो 5 टर्म 0 के बराबर थे, उसको इसमें यूज़ कर दो, यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, दैट इज कम आउट टू बी 121। तो किस चैप्टर का क्वेश्चन है, सर्किल का क्वेश्चन है, इमेज कंसेप्ट का यूज हुआ है। कैसा क्वेश्चन है, इजी है, मीडियम है, टफ है? तो फॉर मी पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसको शायद मैं टफ लिखूंगा या मीडियम प्लस लिखूंगा। उसका सिर्फ एक रीजन है, वो रीजन है कैलकुलेशन कंसेप्ट, और आपको थोड़ा सा ट्रिक ऑब्जर्व करनी है कि ये वाली वैल्यू, क्योंकि इसमें देखो 3 4 5 वेरिएबल चल रहे हैं, अल्फा बीटा चल रहा है, ए चल रहा है, अल्फा डैश बीटा डैश चल रहा है। इतने सारे वेरिएबल को इंटीजर में कन्वर्ट करना थोड़ा पेनफुल होता है। तो जो मैंने अप्रोच लगाई थी वो मैं अप्रोच आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। तो उस अप्रोच के करस्पॉन्डिंग ये इक्वेशन क्लिक करके इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में अप्लाई करना। अगर आपने ये दोनों काम अच्छे से सीख रखे कर रखे पहले से, तो आप इसको जल्दी कर ले जाओगे। लेकिन अगर आपने इसको पहले से नहीं कर रखा होगा तो मेरे बच्चों, इसमें बहुत टाइम लगता है, आप लोग को ये ध्यान रखना, दिमाग चलाते हो डरते हैं बच्चे। बट क्योंकि ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, आउट ऑफ 10 5 करने थे, तो मेरा सजेशन है ऐसे क्वेश्चन पेपर में कभी अटेंड मत करो, भले तुम्हारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितनी भी अच्छी हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका लेबल टफ और मीडियम प्लस में मैंने सिर्फ इसीलिए डाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ए वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, बायनोमियल का क्वेश्चन है, कोफिशिएंट की बात कर रहा है, जनरल टर्म लिख दो, टी ऑफ, जनरल क्वेश्चन लिख दो इसका, टी ऑफ आर प्लस 1, टी ऑफ आर प्लस 1 लिख दो फटाफट, खटाखट, 15 सी आर एक्स की पावर 4 की पावर 15 माइनस आर इंटू माइनस 1 बाई एक्स क्यूब की पावर आर। भाई साहब जैसे आप इसको करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है, तो फॉर कोफिशिएंट 18 एक्स की पावर 18 के कोफिशिएंट के लिए, एक्स की पावर 18 के कोफिशिएंट के लिए जो पावर उसको इससे इक्वेट कर दो, तो 15 दूनी 30 दूनी 60 माइनस 4r और 3 माइनस 3r, 7r इज इक्वल्स टू 60 माइनस 18 42, r इज इक्वल्स टू 6। तो r की वैल्यू 6 आ गई।
कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 18, तो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, तो कोफिशिएंट आ जाएगा अपने पास, कोफिशिएंट शुड बी इक्वल्स टू 15c6 इंटू -1 की पावर 6। 15c6 को कैलकुलेट करना, 50 कुछ करके 5000 समथिंग कुछ आंसर आता है। आई विल शो यू। 5005 आता है, 15c6 की वैल्यू 5005 आती। वेरी 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 इजी क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम का, बहुत आसान बहुत आसान। ये जरूर इंटीजर टाइप में करना चाहिए था। सोचो जिसका पेपर था, अगर मान लो यही पेपर था जो मैंने किया है, इसी फॉर्मेट में आपके पास भी आया था, तो सोचो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है पेपर का, अभी सेकंड लास्ट है, आप वहां तक पहुंचे नहीं और आप सोचो ये क्वेश्चन छोड़ के चले आए कॉपी का। इट्स वेरी 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 इजी क्वेश्चन, सबका सही होना चाहिए था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे पास अगेन सेट्स एंड रिलेशन का एक क्वेश्चन दे रखा है। उसने बोला है कि सेट ए के अंदर ये एलिमेंट है, सेट बी के अंदर ये एलिमेंट है, और ए क्रॉस ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी कितने होंगे, जिसमें स्मॉल ए बी कैपिटल ए से आना चाहिए, स्मॉल बी भी कैपिटल बी से आना चाहिए, और कंस्टेंट है कि इसकी वैल्यू बी को बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है भाई साहब, तो 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी बिलोंग करना चाहिए बी को। हमने क्या किया इसमें से, पहले तुमने a माइनस बी को बाहर निकाल दिया, हटा 7 की घटा, अंदर बैठेगा 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी प्लस का 3 बिलोंग करना चाहिए b को। ओके भाई साहब, तो पहला केस फटाफट देखना। पहला केस तो मैंने मान लिया कि होल्ड कर रहा है a और b बराबर थे। अगर a और b बराबर थे तो ये क्वांटिटी हमेशा 0 आएगी और 0 b में बैठा हुआ है। a और b बराबर थे, ऐसे कितने केसेस होंगे, मतलब a भी सेट a से आना है, b भी सेट b a से आना है, दोनों बराबर, तो टोटल केसेस कितने बनेंगे, 10 केस। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब अगला केस ध्यान समझना, a माइनस बी कुछ भी रहा हो, करेक्ट है, जो भी आएगा उसके करस्पॉन्डिंग। अब इस क्वांटिटी को ध्यान से ऑब्जर्व करो, 2 इंटू समथिंग है, ये इंटीजर बनेगा। अगर ये इंटीजर बनेगा तो या तो इवन बनेगा या तो ऑड बनेगा। अब अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा इवन बनेगा, इवन प्लस ऑड करोगे तो हमेशा ऑड आएगा, और इंटू जो भी वैल्यू इसकी रखूंगा वही वैल्यू यहाँ रखूंगा। अब इस वैल्यू को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि वो बी के बराबर हो। अगर a माइनस बी इवन रहा तो ये इवन इंटू ऑड इवन बनाएगा, अगर a माइनस बी ऑड रहा तो ये ऑड इंटू ऑड ऑड बनाएगा। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो पेयरिंग आपको दिख रही है उसकी करस्पॉन्डिंग a माइनस बी की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, सिर्फ -2 पॉसिबल है, करेक्ट है, क्योंकि -2 करते ही ये बनेगा -4 प्लस 3 -1 आ जाएगा, और -2 -1 मल्टीप्लाई होकर के 2 के बराबर आ जाएगा। a माइनस बी -2 के बराबर जो पेयर आएंगे टोटल 8 आएंगे, अल्टीमेटली टोटल वैल्यूज निकल के आएंगी 18। तो कितने पेयर इसको सेटिस्फाई करें, लेट मी चेक। तो a इक्वल्स टू b के 10 पेयर करेक्ट है, और a माइनस बी इक्वल्स टू -2 के 8 पेयर, टोटल 18 पेयर्स आएंगे। मैंने यही लिया है केस, करेक्ट है, a माइनस बी -2 रहा होगा, उसको सेटिस्फाई करा के आप चेक कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन आप सबका सही रहा होगा, और सेट का सिंपल सा क्वेश्चन था, सेट्स एंड रिलेशन में डालेंगे, थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं हम इसको, इसलिए हम इस क्वेश्चन को मीडियम या मीडियम प्लस में डाल सकते हैं। कुछ बच्चों के लिए टफ भी रहा होगा, इसलिए मैं इसको टफ भी लिख सकता हूं, लेकिन याद रखना कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पेपर में अगर नहीं हुआ तो इसके अलावा 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप में आपको ऐसे जरूर मिल जाएंगे जिसमें आप कर लें। इस पेपर में अगर कोई मेरे से पूछेगा क्या सर मैं 100% स्कोर कर सकता था, बिल्कुल कर सकते थे। क्या सर हम इस क्वेश्चन पेपर में 20 क्वेश्चन प्लस सही कर सकते थे, बिल्कुल सही कर सकते थे। तो प्यारे बच्चों इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे पेपर अगर आपके पास आता है तो आपका परसेंटाइल कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा, ज़्यादा स्कोर में हो सकता है आपका परसेंटाइल थोड़ा सा कम आया रिलेटिवली और पेपर्स के। होपफुली आप लोग ने सोल्यूशन को अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं, जिन बच्चों ने इनको वर्कआउट कर रखा है, जिन्होंने पेपर दिया है वो तो इसको चेक कर लें, जो बच्चे अगले साल पेपर देने वाले हैं वो बच्चे ध्यान दें कि ऐसे भी पेपर मैथ्स के आते हैं। इस टाइप का पेपर मेरी नज़र में, क्योंकि मैंने भी सारे पेपर को एनालाइज नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जितने पेपर एनालाइज किया उसमें मैंने इस पेपर को काफ़ी ईजी तरीके से, मतलब मेरी नज़र में पेपर ईजी या मीडियम के लेवल का ही है, बहुत टफ लेवल का नहीं है। ठीक है, चलो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।